एक लड़के के शरीर में 3 डिवाइन पावर्स मौजूद थी। प्राचीन ड्रैगन जो हर चीज को तबाह कर सकता था, इमॉर्टल फीनिक्स जो दुनिया को क्लींस करता था, और डार्कनेस का मालिक जो शैडोज पर राज करता था। जब ये तीनों ताकतें एक ही इंसान में आ जाएं, तो कैसी कहानी बनेगी। 10 साल की उम्र में जीन में ये असाधारण एबिलिटीज दिखी। 8 स्टार नाइट के जबरदस्त हमले के सामने भी वो टिका रहा, लेकिन उस पर झूठा आरोप लगा और उसके शरीर में एक कर्स डाल दिया गया, जिससे वो सोर्ड चलाने के लायक नहीं रहा। और सोर्ड्समैनशिप की दुनिया में राज करने वाले लिंक्ड परिवार में ऐसे इंसान का एक ही अंजाम होता था, घर से निकाल देना। भटकते भटकते जीन की मुलाकात अपने जीवन के सबसे अहम गुरु से हुई, जिसने परिवार की फॉरबिडन मैजिक पावर्स उसके अंदर खोज निकाली। एक मैजिक एक्सपेरिमेंट के दौरान जीन अचानक एंशिएंट शैडो टेम्पल से जुड़ गया। एक पल में वो खालीपन में घिर गया, चारों तरफ सिर्फ अंधेरा था। तभी एक भारी और पुरानी सी आकृति उसके पीछे आई। जब उसने मुड़कर देखा तो एक विशाल और रहस्यमयी जीव उसे घूर रहा था। मैं हूँ सोल रेड, सारी शैडोज का मालिक, जीन लिंक्ड। मैं शैडो गॉड होने के नाते तुमसे अंतिम डार्क कॉन्ट्रैक्ट करना चाहता हूँ। भविष्य में तुम न सिर्फ डार्कनेस के हथियार चला सकोगे, बल्कि हर कर्स से भी सुरक्षित रहोगे। लेकिन तभी सोल रेड का चेहरा बदल गया। उसने महसूस किया कि उसका ये साथी पहले से ही एक जहरीले कर्स में जकड़ा हुआ है। ये वॉन्डरिंग कर्स है जो शिकार की सारी सोर्ड स्किल्स को सील कर देता है। लिंक्ड परिवार में जन्मे जीन के लिए ये बेहद दर्दनाक कर्स है। ये कहते हुए सोल रेड ने अपना हाथ कर्स के बीच डाल दिया। अब से कोई भी कर्स तुम पर असर नहीं करेगा। जीन लिंक्ड, अब तुम्हें दुनिया का सबसे बड़ा मैजिक नाइट बनना है। मैं तुम्हें देखता रहूंगा। इतना कहकर वो जीन को शैडो रियल्म से बाहर भेज देता है। घर लौटकर जीन ने यह परखने के लिए कि सब सच है या नहीं, वो पुरानी सोर्ड उठाई जिसे उसने बहुत पहले छोड़ दिया था, और घर के बाहर मैदान की तरफ दौड़ा। जैसे ही उसने सोर्ड निकाली, उसे लगा जैसे वो सोर्ड उसके शरीर का ही हिस्सा बन गई हो। ब्लेड उसकी कलाई से लेकर नोक तक चमकने लगी। हर स्विंग के साथ वो एक नए लेवल पर पहुंच रहा था। फिर उसने लाइटनिंग मैजिक सोर्ड पर चढ़ा दी। ब्लेड और बिजली के मेल से जो स्टॉर्म पैदा हुआ, उसने हवा में क्रैक तक डाल दिया। परिवार का वो स्टिग्मा अब खत्म हो चुका था। अब वो फिर से अपनी पुरानी ताकत पाने वाला था। लेकिन जीन को पता नहीं था कि दूर से एक नाइट उसकी हर हरकत देख रहा था। रात को जमीन कांप उठी और एक भयानक आवाज के साथ जीन घर के मलबे के नीचे दब गया। भागते हुए लोगों में से किसी ने भी उसे बचाने की कोशिश नहीं की। दूर देखते हुए जीन ने टूटे दिल से पूछा, जब मुझे उम्मीद दिखी थी, तो फिर इस दर्दनाक मौत की ओर क्यों धकेल रहे हो? क्या मैं कभी सफल नहीं हो पाऊंगा? अभी तो मुझे शैडो पावर मिली भी नहीं थी कि इस्तेमाल कर पाता। इसी गुस्से और दुख के साथ जीन खून से लथपथ होकर बेहोश हो गया। जब उसकी आंख फिर खुली तो सब कुछ जाना पहचाना लग रहा था। उसकी नैनी जिली जो पहले मर चुकी थी, मुस्कुराते हुए उसे देख रही थी। क्या मैं परिवार की सोर्ड चॉइस सेरेमनी में वापस आ गया हूँ? आंगन में खड़ी डिवाइन सोर्ड बैरिसाइडा को देखकर जीन ने बिना झिझक फिर से उसे चुन लिया। लोगों के हैरानी भरे चेहरे देखकर उसकी नजरें और पक्की हो गईं। इस जन्म में मैं दुनिया की सबसे ऊंची छोटी पर पहुंचूंगा। सेरेमनी खत्म होते ही परिवार के मुखिया ने आदेश दिया कि सभी बच्चों को हरिकेन सिटी ले जाया जाए। परिवार के नियमों के अनुसार लिंक्ड परिवार के 10 साल से छोटे बच्चे हरिकेन सिटी से बाहर नहीं जा सकते, और यहाँ जीन की पढ़ाई के 6 साल पूरे हो चुके थे। लेकिन ये शांत जिंदगी एक चीख से टूट गई। एक बदसूरत मुर्गी की लाश उसके कमरे में फेंक दी गई। इस किले में ऐसा बेवकूफाना काम सिर्फ उसके ट्विन ब्रदर्स ही कर सकते थे, जिन्होंने पिछले जन्म में भी उसे तंग किया था। और वैसा ही हुआ। अगले ही पल वो दोनों कमरे में घुस आए और जीन को गालियां देने लगे। लेकिन जीन की आंखों में उदासी थी। पिछले जन्म में वो दोनों वैनगार्ड बनने के बाद इनफेमस किलर्स बन गए थे। पहले उसे लगता था कि परिवार की हार्श ट्रेनिंग ने उन्हें बदल दिया, लेकिन अब उसे समझ आया कि सिर्फ 9 साल की उम्र में ही जीन को परेशान करने के लिए उन्होंने एक मासूम मुर्गी को बेरहमी से मार डाला था। और अभी वो दोनों इस पर जोर जोर से हंस रहे थे। फिर उन्हें लगा कि अभी मजा कम है, तो उन्होंने जीन पर पंच चला दिया। लेकिन जीन ने वो पंच पकड़ लिया। डिडोना घबरा गया। वो कुछ कर पाता उससे पहले ही जीन का शैडो पावर से लिपटा पंच उसे उड़ा ले गया। इस जन्म में मैं सब कुछ चुपचाप सहता नहीं रहूंगा। जैसे ही जीन की शैडो पावर खत्म हुई, किले का नाइट केन शोर सुनकर कमरे में आया। दोनों भाइयों को जमीन पर पड़ा देखकर उसने पूछा कि क्या हुआ। जीन ने सख्त आवाज में कहा, ये दोनों अचानक आपस में लड़ पड़े और एक दूसरे को पीट कर गिरा दिया। क्या मुझे फिर से समझाना पड़ेगा? उनकी कराह सुनकर केन उन्हें मेडिकल रूम ले जाने के लिए उठा, लेकिन जीन ने उसे रोक दिया। मेरे साथ आओ, इनकी जगह वहां नहीं है। फिर उन दोनों को तेज बारिश वाले आंगन में फेंक दिया गया। जब जीन वहां से जाने लगा तो केन ने उसे रोका। जीन साहब, क्या आप सच में उन्हें यहीं छोड़ देंगे? बारिश और तेज होने वाली है। जीन ने ठंडी नजर से उसे देखते हुए कहा, उन्हें अपनी गलती का एहसास होना चाहिए। केन के मन में एक सिहरन दौड़ गई। वो कुछ कह न सका और बस जीन को जाते हुए देखता रहा। बारिश में खड़े होकर उसकी नजरें जीन से हट नहीं रही थीं। जो पावर उसने अभी इस्तेमाल की वो बिल्कुल भी होली नहीं थी। कहीं ये वही मैजिक तो नहीं जिसे परिवार फॉरबिडन मानता है? ये सोचते ही वो रुका नहीं और तुरंत एक सर्वेंट से घोड़ा मंगवाकर दूर निकल गया। जीन खिड़की से ये सब चुपचाप देख रहा था। जैसा उसने सोचा था, केन सिर्फ गार्डियन नाइट ही नहीं बल्कि उन पर नजर रखने वाला भी था। और उसे लगा कि जीन ने मैजिक इस्तेमाल की है, इसलिए
इसलिए वो चीफ को रिपोर्ट देने के लिए पूरी रफ्तार से जाएगा। शैडो गॉड से कंट्रैक्ट करने की वजह से उस पर वॉन्डरिंग कर्स का असर नहीं था और दुनिया की छोटी तक पहुंचने की जीन की पहली सीढ़ी थी उसके पिता का आना। उसी समय चीफ ने केन की रिपोर्ट सुनते ही तुरंत 7 वैनगार्ड्स और 300 एलीट नाइट्स इकट्ठा किए और हरिकेन सिटी की ओर रवाना हो गया। वो खुद जाकर सच्चाई देखना चाहता था। ये देखकर सभी वैनगार्ड्स हैरान थे कि आखिर किस बेटे ने पिता को इतना बेचैन कर दिया। तभी उन्हें 6 साल पहले की सोर्ड चॉइस सेरेमोनी याद आई जहां जीन ने चीफ की सोर्ड चुनी थी, लेकिन इसके बावजूद पिता का खुद उससे मिलने जाना असामान्य था। ये सोचकर फर्स्ट वैनगार्ड लूना ने सबको चुप रहने का इशारा किया। पिता के फैसले पर ज्यादा अंदाजे मत लगाओ। इससे मेरी की जिज्ञासा और बढ़ गई, क्या जीन सच में इतना काबिल है? जल्दी ही सब हरिकेन सिटी पहुंच गए। डरावने किलर नाइट्स एक लाइन में खड़े होकर मुखिया का स्वागत कर रहे थे, लेकिन टोना भाइयों ने सोचा भी नहीं था कि पिता सबसे पहले ये पूछेंगे कि उनसे क्या गलती हुई। उन्हें लगा कि उनसे कोई गलती हुई ही नहीं, बल्कि सारा दोष जीन का था। उसने परिवार द्वारा मना किया गया जादू इस्तेमाल किया है, इसलिए उसे तुरंत मौत की सजा दी जानी चाहिए। पास खड़े एक वैनगार्ड ने सिर हिलाया। फिर मुखिया ने गुस्से में कहा, चुप रहो बेटे, याद रखो इस तरह तुम लैंकेट परिवार में ज्यादा दिन नहीं टिक पाओगे। जीन को मेरे पास लाओ। पहली बार पिता से मिलकर जीन को सच में समझ आया कि वो आज के सबसे ताकतवर इंसान क्यों हैं। वो अकेले सेमी डिवाइन लेवल के क्रिएटिव सेंट नाइट थे। अपने परिवार को आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने ज्यादातर इंसानी भावनाएं छोड़ दी थी और उनके दिमाग में सिर्फ परिवार की तरक्की थी। इसलिए पिछले जन्म में तलवारबाजी की काबिलियत न होने की वजह से मैं पिता के सामने एक अनजान इंसान जैसा था, लेकिन अब सब बदल चुका था। इस जन्म में मैं किसी को भी मुझे नजरअंदाज नहीं करने दूंगा। जैसे ही जीन ने दरवाजा खोला, चारों तरफ से छिपी हुई बेझिझक नजरें उस पर टिक गईं। जीन ने सम्मान से एक घुटना जमीन पर टेका। मुखिया महोदय। ये सुनकर मुखिया चौंक गए। तुम मुझे मुखिया क्यों कह रहे हो, पिता क्यों नहीं? जीन ने सिर उठाकर ठोस लहजे में कहा, आज कुल मिलाकर 100 से ज्यादा परिवार के सदस्य यहाँ आए हैं, जिनमें परिवार के सबसे ताकतवर वैनगार्ड और कई गार्ड नाइट्स शामिल हैं। इसलिए मैंने ये नतीजा निकाला है कि आप यहाँ आधिकारिक तौर पर मुखिया बनकर आए हैं। इस सोच समझकर दिए जवाब ने पहली वैनगार्ड लूना का ध्यान खींचा, जिसने इस अनजान भाई को स्वीकार किया। मुखिया भी खुश हुए, लेकिन आज मैं यहाँ निजी वजह से आया हूँ, इसलिए तुम मुझे पिता ही कहो। फिर मुखिया ने वही सवाल दोहराया जो उन्होंने टोना भाइयों से पूछा था, तुम्हारी और उनकी लड़ाई में उनसे क्या गलती हुई? जीन ने मुट्ठी कस ली। उसके चेहरे पर पहले कभी न दिखा आत्मविश्वास था। उनकी गलती ये थी कि उन्होंने पूरी तरह बदला नहीं लिया। लैंकेट परिवार के एक सदस्य के तौर पर जो कुछ भी मिले उसे वापस देना चाहिए, चाहे वो दुश्मनी हो या दोस्ती। इस आंख के बदले आंख वाले जवाब ने मुखिया को चुप करा दिया। फिर उन्होंने आदेश दिया, जीन को छोड़कर बाकी सब बाहर जाए। आदेश मिलते ही नाइट्स के बीच कानाफूसी शुरू हो गई। छोटे साहब ने मुखिया की परीक्षा पास कर ली। ये सुनकर सब हैरान थे। जब सब चले गए तो मुखिया ने असली मकसद पूछा। लैंकेट परिवार जादू को शर्म की बात मानता है, लेकिन टोना भाइयों का कहना है कि तुमने एक खास ताकत का इस्तेमाल किया, क्योंकि जादू का इस्तेमाल करने से तलवारबाजी में सबसे ऊंचा स्तर हासिल नहीं किया जा सकता। तो वो ताकत आखिर थी क्या? अगर वो जादू है तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। ये सुनकर जीन के होंठों पर मुस्कान आ गई। ये शैडो गॉड सोलरेड की ताकत है, न ये पवित्र शक्ति है न जादू। यहाँ तक कि वो खुद भी नहीं जानता कि ये असल में क्या है। फिर काले रंग की एक ऊर्जा जीन की हथेली पर लिपटने लगी, जिसमें से ठंडी और गर्म अजीब सी लपटें निकलने लगी। इसलिए कृपया पिताजी इसका एक नाम रख दीजिए। ये देखकर मुखिया की आंखें फैल गईं। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि जीन न सिर्फ मुखिया की तलवार चुनने वाला होगा, बल्कि शैडो गॉड सोलरेड से कॉन्ट्रैक्ट करके शैडो पावर भी हासिल कर चुका होगा। क्या जीन सच में परिवार को सबसे ऊंचाई पर ले जा सकता था? 500 साल पहले शैडो गॉड ने परिवार के पहले मुखिया से कॉन्ट्रैक्ट किया था और मिलकर लैंकेट परिवार की नींव रखी थी। लेकिन पहले मुखिया की मौत के बाद कोई भी परिवार का सदस्य शैडो गॉड से संपर्क नहीं कर पाया। यहाँ तक कि मौजूदा मुखिया को भी नहीं पता था कि ऐसा क्यों हुआ। लेकिन एक बात साफ थी, शैडो गॉड जीन के जरिए फिर से परिवार में लौट आया था। जीन ने उत्सुकता से पिता से पूछा, क्या वो शैडो गॉड आपसे भी ज्यादा ताकतवर है? ये सुनकर पिता कुछ पल सोच में पड़ गए। मैंने कभी किसी देवता से लड़ाई नहीं की है, इसलिए मैं इसका जवाब नहीं दे सकता। इन शांत शब्दों में एक ताकतवर इंसान का आत्मविश्वास झलक रहा था। ये जवाब वाकई आज के सबसे ताकतवर इंसान के लायक था। फिर पिता ने जीन के कंधे पर हाथ रखा। तुमने एक अच्छा सवाल पूछा। इस भोले सवाल ने 30 साल से शांत मेरे दिल को हिला दिया है। लगता है आज तुमसे मिलने आना सही फैसला था। अब मेरी बारी है तुमसे सवाल पूछने की। तुम इस शैडो पावर का इस्तेमाल कैसे करोगे? जीन ने अपनी सोच परखने के लिए दिल के उलट जवाब दिया। मैं चाहता हूँ कि ये परिवार के काम आए। ये सुनकर पिता कुछ पल गंभीर हो गए, फिर जोर से हंस पड़े। ये एक मजेदार झूठ है। तुमने इसी शैडो पावर से अपने भाइयों को हराया, उन्हें तूफान में छोड़ दिया और अब कह रहे हो कि ये परिवार के काम आएगी। मैं तुम्हारे इस अधूरे झूठ को माफ करता हूँ। अब अपनी असली सोच बताओ। जीन की मुट्ठियां बेखुद कांपने लगी। पिता को धोखा देना सच में नामुमकिन था। फिर उसने ठंडी नजरों से कहा, मैं चाहता हूँ कि ये शैडो पावर मेरे काम आए। पिता ने बाज जैसी तेज नजर से उसे देखा। मुझे तुम्हारा जवाब पसंद आया। मैं उस दिन का इंतजार करूंगा जब तुम दुनिया की सबसे ऊंची चोटी पर पहुंचोगे। इतना कहकर वो हॉल से बाहर चले गए। अब जीन का जबरन संभाला हुआ शरीर और नहीं संभल पाया। उसके चेहरे पर खुशी फैल गई। मैं पास हो गया। शुरुआत में मेरा मकसद बस इतना
था कि मैं शैडो पावर का खुलकर इस्तेमाल कर सकूं, लेकिन पिता ने मुझसे उम्मीद भी जोड़ ली। पिछले जन्म के उस गुमनाम इंसान के बजाय इस जन्म में जीन के पास एक बेहतर भविष्य है। जाते जाते मेरी बहन ने जीन को एक भारी पेटी दी और कहा कि इसे जल्दी खा लेना और तेजी से ताकतवर बनना। जब जीन ने पेटी खोली तो वो और उसकी दाईं झिल्ली दोनों चौंक गए। ये तो फिनिक्स का दिल था, इसे एक 8 साल के बच्चे को दे देना। सच में उसका पागल नाम सही था। बाहरी दुनिया में 7वीं वैनगार्ड लैंकेड मैरी को साउदर्न कॉन्टिनेंट की मैड वुमन कहा जाता था। परिवार की वैनगार्ड बनने के दिन से ही उसकी जान देकर जान लेने वाली खूनी तलवारबाजी ने उसे दक्षिणी महाद्वीप का शैतान बना दिया था। लड़ाई की दीवानगी से भरी ये औरत मुझसे कह रही थी, जल्दी ताकतवर बनो और मुझसे लड़ो। फिनिक्स का दिल खाने से जीन को आग से बचाव की ताकत मिलने के साथ साथ उसकी ग्रोथ भी तेज होगी। लेकिन सबसे अहम बात ये थी कि ये जादूगर के लिए फिनिक्स को सुरक्षित बुलाने की दूसरी शर्त थी। शायद इस जन्म में जीन सच में फिनिक्स को बुला पाएगा। फिर दाई ने फिनिक्स का दिल पकाकर परोसा, लेकिन जैसे ही वो इसे खाने वाला था, पीछे से 2 भूखे भाई आ गए जिनके मुंह से लार टपक रही थी। पकड़े जाने पर भी उन्होंने लापरवाही से कहा, जीन तुम शायद इतना सब नहीं खा पाओगे। मैंने देखा कि झिल्ली बहुत बड़ी कड़ाही लेकर आई थी, तुम लोग इसे खाना चाहते हो? ये सुनकर टोना भाई खुशी से सिर हिलाने लगे। तो मेरे लिए एक काम करो। फिर वो दोनों फावड़ा और बेलचा लेकर चावल के ढेर को खोदने लगे। फिनिक्स के दिल का सूप पीने की चाह में उन्होंने 10 मीटर लंबी जमीन खोद डाली। जीन ने भी वादा निभाया और खाने की मेज की तरफ इशारा करते हुए कहा, मैंने तुम्हारे हिस्से का सूप निकाल लिया है। लेकिन जब टोना भाइयों ने देखा तो उनके चेहरे उतर गए। पूरा दिन मेहनत करने के बाद सिर्फ एक चम्मच। मैंने सिर्फ इतना कहा था कि तुम्हें पीने को दूंगा, ये नहीं कहा था कि कितना दूंगा। टोना भाइयों ने दांत पीस लिए और बस धन्यवाद कह पाए। तेज बारिश की परवाह किए बिना जीन तुरंत उस सुरंग की तरफ चल पड़ा। पत्थर की दीवार के सामने पहुंचकर उसने सोचा, इस मोटी दीवार को तोड़ने के लिए बस एक स्पेल काफी है। फिर उसने हथेली में हरे पीले रंग की मैजिक एनर्जी इकट्ठा की। उग्र ताकत उसके पूरे शरीर में फैल गई और फिर उसने दीवार पर वार किया। एक पल में ही जादू की तूफानी लहर निकली और दरवाजे से टकराई और पत्थर की दीवार टूटकर बिखर गई। सामने का नजारा देखकर जीन खुशी से झूम उठा। आखिरकार मिल गया लैंकेड परिवार की सीक्रेट लाइब्रेरी। पिछले जन्म में भाइयों की बातचीत से अचानक पता चली। इस गुप्त बात का फायदा उठाकर जीन ने लैंकेड परिवार की समझदारी के इस खजाने का दरवाजा खोलने की कोशिश की। जीन ने हाथ सीने पर रखा। लैंकेड परिवार का बेटा उलाथा से मिलने आया है। जैसे ही ये बात पूरी हुई, पुराने और भारी दरवाजे कांपने लगे और धीरे धीरे खुलने लगे। यहाँ 1000 साल से परिवार के सीक्रेट रिकॉर्ड रखे हुए थे, जो उन परिवारों से लिए गए थे जिन्हें लैंकेड ने खत्म कर दिया था। और यहाँ सिर्फ लैंकेड के वैनगार्ड्स को ही आने की परमिशन थी। और जैसे ही जीन ने लाइब्रेरी में कदम रखा, सामने का नजारा देखकर वो हैरान रह गया। लाइब्रेरी के बिल्कुल बीचों बीच काले रंग की एनर्जी से घिरा हुआ एक आदमी मौजूद था। ध्यान से देखने पर पता चला कि उस आदमी के शरीर पर एक हल्की सी सोल दिखाई दे रही थी। क्या वो इंसान नहीं था? ये सोचकर जीन चौंक गया और उसे पहले की एक सीक्रेट बात याद आई। लैंकेड परिवार का बेटा उलाथा से मिलने आया है। सामने वाला आदमी दरअसल मशहूर शैडो ड्रैगन उलाथा था। 1000 साल पहले ब्लैक ड्रैगन परिवार के पहले मुखिया से हार गया था और फिर सो गया था। लगता है वो कहानी सच थी। जीन ने कुछ देर उसे देखा और फिर पीछे मुड़ गया। फिलहाल सबसे जरूरी था सीक्रेट किताबों को ढूंढना। लेकिन जैसे ही वो मुड़ा, अगर कोई ध्यान से देखता तो पता चलता कि उलाथा की उंगली हल्की सी हिली थी। सामने की किताबें भले ही बिखरी पड़ी थीं, लेकिन जीन ने आने से पहले ही प्लान बना लिया था। पहले वो कून फैमिली की सीक्रेट किताबें पढ़ेगा, जो कभी एक बहुत फेमस परिवार हुआ करता था। हालांकि 3 स्टार लेवल का थ्योरी जीन के लिए थोड़ा मुश्किल था, लेकिन 7 दिनों में वो इसे अच्छे से समझ और ऑर्गेनाइज कर लेगा। और अगर जीन को ये सीक्रेट किताबें लाइब्रेरी से बाहर ले जानी थी, तो उसे उनकी कॉपी बनानी पड़ती। अगर कोई जबरदस्ती किताबें बाहर ले जाने की कोशिश करता, तो दरवाजे से बाहर निकलते ही वो राख बन जाता। दिन जल्दी जल्दी गुजरने लगे। जब जीन तीसरी किताब की कॉपी बना रहा था, तो दूर से तेज कदमों की आवाज आई। वो तुरंत टेंशन में खड़ा हो गया और खिड़की दरवाजे से बाहर देखने लगा। लेकिन उसे पता नहीं था कि एक काली परछाई पहले ही दरवाजे पर आकर उसे देख रही थी। तुम कौन हो? आने वाले का चेहरा देखकर जीन सन्न रह गया। पिछले जन्म में जो उलाथा कभी नहीं जागा था, वो अब उसके सामने खड़ा था। ब्लैक ड्रैगन की ठंडी और बेरहम आंखों को देखकर जीन पहले कभी इतना घबराया नहीं था। मुझे काल्म रहना होगा। वो फैमिली का गार्डियन ड्रैगन है। अगर मैं उसके सामने एक बच्चे की तरह पूरा सम्मान दिखाऊंगा, तो शायद वो मुझे कुछ नहीं करेगा। लैंकेड परिवार का बेटा गार्डियन को सलाम करता है, लेकिन ब्लैक ड्रैगन ने ये सुनकर उदास सा चेहरा बना लिया और गुस्से में चिल्लाने लगा। तुम कहते हो मैं गार्डियन हूँ? किसने तुम्हें परमिशन दी कि मुझे गार्डियन कहो? कमबख्त लैंकेड फैमिली जो अपने लोगों को ऐसी बातें सिखाती है। लेकिन मैं एक छोटे बच्चे पर गुस्सा भी नहीं निकाल सकता। गुस्सा निकालने के बाद उलाथा थक कर जमीन पर बैठ गया। इतनी अच्छी खुशबू आ रही थी इसलिए जागा, और यहाँ सिर्फ एक छोटा बच्चा है। उसने सिर उठाकर जीन की तरफ देखा और फिर अचानक उसके पास आ गया। तुम्हारे शरीर से शैडो पावर की खुशबू क्यों आ रही है? मैं हजारों साल सोया रहा हूँ, लेकिन ये खुशबू मैं बहुत अच्छे से पहचानता हूँ। ये सिर्फ सोलरेड के कॉन्ट्रैक्ट वाले के पास होती है। ये सुनकर जीन समझ गया। क्या उलाथा इसलिए जाग गया क्योंकि उसके पास शैडो पावर थी? अगर ऐसा है तो मैं चेक करता हूँ। उलाथा साहब, क्या आप जिस शैडो पावर की बात कर रहे हैं वो ये है
जो उलाथा खुशबू का सोर्स ढूंढ रहा था, उसने जीन के हाथ में मौजूद हल्की सी शैडो पावर देखी तो उसकी आंखें फैल गईं और वो सदमे में जमीन पर गिर पड़ा। मेरा 1000 साल का कॉन्ट्रैक्ट वाला साथी बस एक दूध पीने वाला बच्चा है, लेकिन सच्चाई सामने थी। उलाथा चाहे जितना भी मना करे, सच यही था। फिर उसने बेजार सी नजर डाली। मेरा सोलरिड के साथ एक वादा था, 1000 साल बाद जो पहला शैडो पावर वाला कॉन्ट्रैक्टी मेरे सामने आएगा, वो भविष्य में ब्लैक ड्रैगन के साथ लड़ाई लड़ेगा। बाकी बातें मैं बाद में बताऊंगा। अभी मैं अभी जागा हूँ, मेरी ताकत कम है और मैं ज्यादा देर इस शरीर में नहीं रह सकता। लेकिन चूंकि तुम सोलरिड के कॉन्ट्रैक्टी हो, तो मुझे अपना इंट्रोडक्शन देना चाहिए। इतना कहते ही एक डरावनी मैजिक पावर आसमान की तरफ उठी। मेरा नाम उलाथा है, मैं सोलरिड का रिप्रेजेंटेटिव हूँ और उसका दोस्त भी। मैं दुनिया का पहला और आखिरी शैडो ड्रैगन हूँ। 1000 साल पुराने वादे के मुताबिक मैं तुम्हारे साथ लड़ाई लड़ूंगा। पुरानी और भारी मौजूदगी पूरी लाइब्रेरी में फैल गई। इसी पल से जीन और उलाथा की किस्मत एक हो गई। उनकी कहानी पूरे कॉन्टिनेंट में फैल जाएगी। जब जीन सीक्रेट लाइब्रेरी से बाहर निकला तो उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि शैडो ड्रैगन ने उसके सामने सिर झुका दिया था। फैमिली रिकॉर्ड्स के मुताबिक ब्लैक ड्रैगन उलाथा इस इलाके का राजा हुआ करता था। हरिकेन सिटी के बाहर का पहाड़ उसी के नाम पर है। 1000 साल पहले लैंकेट फैमिली के पहले मुखिया से लड़ाई हारने के बाद उसने उलाथा माउंटेन और हरिकेन सिटी छोड़ दी थी और सो गया था। लेकिन उलाथा से बात करने पर पता चला कि वो पहले मुखिया का दुश्मन नहीं बल्कि दोस्त था। और जीन को एक बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी भी मिली। भगवान के कॉन्ट्रैक्टी के साथ आमतौर पर एक गार्डियन ड्रैगन होता है, लेकिन पिछले 1000 साल में किसी को नहीं पता था कि शैडो गॉड का गार्डियन ड्रैगन कैसा है। अगर ये सब उलाथा के सोने की वजह से था तो सब समझ आता है। इसका मतलब था कि जीन के पास अब एक गार्डियन ड्रैगन था जो उसके साथ लड़ सकता था और ये उसके भविष्य के लिए बहुत बड़ी मदद होने वाली थी। इन कुछ महीनों के साथ में रहने के दौरान जीन ने सिर्फ एक बात पक्की की, ये जो दुनिया तबाह कर देने वाला डरावना मैजिक ड्रैगन था, वो असल में स्ट्रॉबेरी पाई का दीवाना एक बूढ़ा आदमी था। 1000 साल पहले की बातें उसे ज्यादा याद नहीं थी। मजबूरी में जीन ने फिलहाल अपनी पढ़ाई पर ध्यान लगाया, लेकिन गहरे थ्योरी में से वो सिर्फ 30% ही समझ पा रहा था, जिससे वो परेशान था। ये देखकर उलाथा ने उसे दिलासा दिया, दूसरे बच्चे इस उम्र में इतना भी नहीं समझ पाते, तुम इतना समझ रहे हो, ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन जीन की आंखों में गुस्सा था। तुम एवरेज लेवल की बात कर रहे हो, लेकिन मैं लैंकेट फैमिली में पैदा हुआ हूँ। मेरा अभी का लेवल सिर्फ इन फैमिली का एवरेज है। मेरे 12 भाई बहन हैं और उनके अलावा फैमिली के बुजुर्ग और पिताजी भी हैं। सबसे आगे निकलने के लिए मुझे और बेहतर और ज्यादा ताकतवर बनना होगा। पहले मुखिया और अपने बीच के फर्क को समझने के लिए जीन ने बेचैनी से उलाथा से पूछा, मैं और पहले मुखिया में कितना फर्क है? ये सुनकर उलाथा यादों में खो गया। तुम में भी उसकी तरह टैलेंट है, लेकिन अभी तुम उसके बराबर नहीं हो। जीन की आंखें फैल गईं। क्या मैं कभी पहले मुखिया जितना ताकतवर नहीं बन पाऊंगा? उलाथा ने जीन की मायूसी देखी और उसके सिर पर हाथ रखकर उसे हौसला दिया। तुम और पहले मुखिया दोनों शैडो गॉड के कॉन्ट्रैक्टी हो और तुम अभी छोटे हो। लगातार ट्रेनिंग करते रहो तो तुम पहले मुखिया जितने ताकतवर बन जाओगे या उससे भी आगे निकल जाओगे। शुरू में जीन को यकीन नहीं हुआ, लेकिन उलाथा के समझाने पर उसका कॉन्फिडेंस वापस आ गया, क्योंकि शैडो गॉड की ताकत अनलिमिटेड है। उसके कॉन्ट्रैक्टी के तौर पर तुम्हारी ताकत भी अनलिमिटेड होगी, इसलिए निराश मत हो। मैं तुम्हें एक नया स्किल सिखाता हूँ, शैडो पावर रिलीज। लेकिन पहले तुम्हें मैना रिलीज और मैना मूवमेंट में मास्टर करना होगा। इसमें 2-3 साल लगेंगे। उससे पहले मैं तुम्हें शैडो पावर रिलीज नहीं सिखा सकता। लेकिन अगले ही पल नीली मैजिक पावर जीन की हथेली पर चमक उठी। ये देखकर उलाथा हैरानी से जमीन पर गिर पड़ा और फिर जीन ने मैना मूवमेंट भी दिखा दिया। उलाथा का चेहरा पूरी तरह शौक से भर गया। ये तो सिर्फ जीनियस ऑफ जीनियस ही कर सकता है। तभी जीन की जिज्ञासु नजरों के सामने उलाथा ने तुरंत शैडो पावर रिलीजर्स दिखाया। हर चीज की परछाई इस वक्त पूरे इलाके में फैल गई। वो धुएं की तरह अपने मालिक को ढूंढ रही थी। एक पल में ही जबरदस्त शैडो पावर आसमान की तरफ उठी। ये नजारा देखकर जीन हैरान रह गया। शैडो गॉड के कॉन्ट्रैक्टर के तौर पर वो परछाइयों में छुपी खौफनाक ताकत को महसूस कर सकता था। इस तरह जीन का 9वां जन्मदिन आने वाला था। इसी बीच दूर के डार्क फॉरेस्ट में व्हाइट गोल्ड कहलाने वाली लैंकेट परिवार की पहली वैनगार्ड लूना के पैरों के पास क्रूर जानवरों के टुकड़े पड़े थे, जो उसकी डरावनी ताकत दिखा रहे थे। लेकिन इस वक्त वो सोच में डूबी हुई थी। 9 साल के बच्चे को क्या गिफ्ट पसंद आएगा? जल्दी ही जीन का 9वां जन्मदिन आ गया, लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि दुनिया से दूर रहने वाली लूना बहन खुद जीन का जन्मदिन मनाने आएगी। लैंकेट परिवार की पहली वैनगार्ड होने के साथ साथ 9 सितारा मास्टर। लेकिन परिवार की चालबाजियों से तंग आकर उसने सिंहासन की रेस से खुद को अलग कर लिया था। अपने निकनेम की तरह वो अकेली रहने वाला व्हाइट गोल्ड थी, इसीलिए लूना बहन ने कभी दूसरे भाई बहनों पर ध्यान नहीं दिया था। पिछले जन्म में वो एक अजनबी जैसी थी, लेकिन अब लूना बहन अचानक हरिकेन सिटी आ गई थी। क्या परिवार में कोई बड़ी बात हुई थी, या फिर क्या जीन का सीक्रेट लाइब्रेरी में जाना पकड़ा गया था? हालांकि लूना ने जीन से मिलते ही सबसे पहले उसके सिर पर हाथ रखा। इससे जीन इतना घबरा गया कि उसका चेहरा पीला पड़ गया। जीन का चेहरा देखकर लूना ने झुककर पूछा कि क्या वो बीमार है, लेकिन फिर उसे समझ आ गया। चालबाजी लैंकेट परिवार के भाई बहनों के लिए आम बात है। क्या जीन सोच रहा है कि मैं उसे रोकने आई हूँ? ये सोचकर उसने सिर झुकाया, एक घुटना जमीन पर रखा
और जीन से माफी मांगी। सॉरी जीन, मैंने ठीक से नहीं सोचा, मैं तुमसे अकेले में बात करना चाहती हूँ, क्या तुम्हारी दाई और गार्ड नाइट बाहर जा सकते हैं? ये सुनकर जीन के दिल में एक नई सी फीलिंग जागी। ये पहली बार था जब उसे परिवार जैसा एहसास हुआ था। फिर वो मुस्कुराया, जरूर बहन। पता चला कि लूना जीन को ये समझाने आई थी कि पिछली बार के उसके शानदार परफॉर्मेंस ने सभी भाई बहनों का ध्यान खींच लिया है। इसका मतलब था कि जब वो हरिकेन सिटी से बाहर निकलेगा तो उसे हर तरफ से प्रेशर झेलना पड़ेगा। वो नहीं चाहती थी कि जीन गंदी फैमिली पॉलिटिक्स में फंसकर अपना कॉन्फिडेंस खो दे। ये सुनकर जीन समझ गया, क्या लूना बहन ने इसी वजह से मुखिया बनने से मना कर दिया था? पिछले जन्म में उन्होंने मेरी तरफ ध्यान नहीं दिया था, क्योंकि तब भाई बहन मुझे राइवल ही नहीं मानते थे। फिर उसने लूना बहन के हाथों को हल्के से पकड़ा और पक्के इरादे से कहा, मैं इस लड़ाई से पीछे हटने वाला नहीं हूँ, क्योंकि मुझ पर पहले भी हमला हो चुका है, इसलिए मैं अब और पीछे नहीं हट सकता। जीन की बातें सुनकर लूना के अंदर खतरनाक किलिंग इंटेंट जाग उठा। मुझे बताओ, कौन तुम्हें मारना चाहता है? लेकिन जीन ने कहा कि वो उसे नहीं बता सकता, क्योंकि उसे खुद नहीं पता कि वो कौन था। हालांकि आज बहन की वजह से मुझे एहसास हुआ कि सारे भाई बहन मुझसे नफरत नहीं करते। ये सुनकर लूना ने दुखी होकर जीन को गले लगा लिया। मुझे दुख है कि तुम इतनी कम उम्र में ही गंदी फैमिली फाइट में फंस चुके हो। फिर उसने अपनी जेब से जीन का बर्थडे गिफ्ट निकाला और उसके गले में पहना दिया। अगर तुम्हें कभी ऐसी मुसीबत आए जिसका सामना न कर सको, तो इस लॉकेट की नीली जेम को तोड़ देना। चाहे तुम कहीं भी हो, मैं तुरंत तुम्हारे पास पहुंच जाऊंगी। हैप्पी बर्थडे मेरे प्यारे छोटे भाई जीन। एक अच्छी बर्थडे पार्टी के बाद जीन वापस लाइब्रेरी आया, लेकिन उल्हाथा ने जीन के सीने पर लटकते लॉकेट को देखा तो डर के मारे कांपते हुए जमीन पर बैठ गया। मैं नहीं जानता कि ये तुम्हें किसने दिया है, लेकिन वो शख्स तुमसे बहुत प्यार करता होगा। ये तो मॉन्स्टर किंग ओरजा की पवित्र चीज है। 1000 साल पहले न जाने कितने लोग इसे पाने के लिए अपनी जान दांव पर लगा चुके थे। ये न सिर्फ 5 सितारा से कम के मैजिक अटैक रोक सकता है, बल्कि इसमें समनिंग का फंक्शन भी है। उल्हाथा ने जीन की तरफ देखकर उत्सुकता से पूछा, क्या ये वही है जो अभी ताकतवर महसूस हो रहा था? और उसने मेरी मौजूदगी भी महसूस कर ली होगी। ये सुनकर जीन घबरा गया। तो क्या बहन ने आपके बारे में किसी को बता दिया होगा? उल्हाथा ने लापरवाही से कहा, वो तुम्हें ऐसा गिफ्ट दे सकती है तो वो तुमसे बहुत प्यार करती है। वो अपने इकलौते छोटे भाई को मुसीबत में क्यों डालेगी? हालांकि इस वक्त लूना लाइब्रेरी की छत पर खड़ी थी और प्यार भरी नजरों से दूर देख रही थी। जीन, याद रखना, चाहे तुम कुछ भी करो, मैं बिना शर्त तुम पर भरोसा करूंगी। 10 साल की उम्र में ही जीन ने जबरदस्त टैलेंट दिखा दिया। 8 सितारा नाइट के खतरनाक हमले के सामने भी वो डटा रहा। इससे कैन के दिल में उसके लिए सच्ची इज्जत पैदा हुई और उसने लैंकेट परिवार का सबसे बढ़िया गिफ्ट भी दिया। और ये जीन की आखिरी ट्रेनिंग थी। वो अब हरिकेन सिटी छोड़कर मैन हाउस जाने वाला था। 4 साल में जीन ने फेनिक्स के दिल की दवा का असर पूरी तरह सोख लिया था। आग अब गुनगुने पानी जैसी लगती थी और उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकती थी। दाई जिली को सीक्रेट किताबों की कॉपी पैक करने के लिए कहने के बाद जीन कुर्सी से उछलकर लाइब्रेरी गया, ताकि उल्हाथा को याद दिला सके कि कल हरिकेन सिटी छोड़ने का दिन है। जब जीन ने पूछा कि वो कैसे उसके साथ आएगा, तो उल्हाथा ने कहा कि उसे चिंता करने की जरूरत नहीं है। वो एक मशहूर ब्लैक ड्रैगन है। हालांकि अभी वो कमजोर है, लेकिन अगर थोड़ा सावधान रहा तो कोई भी उसे देख नहीं पाएगा। ये सुनकर जीन टेंशन में आ गया। इतनी जरूरी बात अब तक क्यों नहीं बताई? उल्हाथा ने बेपरवाही से कहा, मैं 1000 साल से सोया हुआ था, तो कुछ न कुछ प्रॉब्लम तो होगी ही, लेकिन तुम चिंता मत करो। तुम्हारे गार्डियन के तौर पर जैसे जैसे तुम ताकतवर बनोगे, मेरी ताकत भी वापस आती जाएगी। इसलिए तुम जल्दी से मुखिया जैसे ताकतवर मैजिक नाइट बन जाओ। हालांकि जीन को हैरानी हुई, क्योंकि 1000 साल पहले लैंकेड असल में मैजिक नाइट्स का परिवार था। पहला मुखिया इतिहास का सबसे ताकतवर मैजिक नाइट था, लेकिन अब लगभग किसी को ये बात पता नहीं है। इस वक्त उल्हाथा थोड़ा उदास लग रहा था। आज का लैंकेड परिवार कहता है कि तलवारबाजी की टॉप लेवल तक पहुंचने के लिए उसने मैजिक छोड़ दिया, लेकिन असल में ये 1000 साल पहले हुए एक शर्मनाक समझौते की वजह से हुआ। खैर, तुम चिंता मत करो, मैं खुद को छुपा लूंगा और मैजिक से लाइब्रेरी में एक इल्यूजन बना दूंगा। ये सुनकर जीन ने राहत की सांस ली। अच्छा हुआ तुमने ये बताया, मैं भी आज कुछ खास लाया हूँ। ये कहकर उसने स्ट्रॉबेरी पाई और स्टोर की हुई वाइन उल्हाथा को दी और उसे शराब पीकर गड़बड़ न करने की हिदायत दी। उल्हाथा ने भरोसा दिलाया कि वो गलती नहीं करेगा। क्यों ना हम मैन हाउस पहुंचने पर तुम्हारी दाई से भी मिल लें। अगले दिन जीन और जिली 2 गार्ड नाइट्स के साथ स्वॉर्ड गार्डन की ओर निकले, लेकिन हरिकेन सिटी से सिर्फ 2 किलोमीटर ही निकले थे कि गाड़ी अचानक जोर से हिली। जिली ने तुरंत जीन को अपने सीने से लगा लिया। गाड़ी के बाहर से नाइट चिल्लाया, हम पर हमला हुआ है, कृपया गाड़ी के अंदर ही रहें। और फिर कोई आवाज नहीं आई, सिर्फ तलवारों की टकराने की आवाजें सुनाई दे रही थीं। जिली ने अपनी तेज सुनने की क्षमता से पता लगाया कि मैदान में दुश्मन कहां है। अभी सभी गार्ड नाइट लड़ाई में फंसे हुए हैं। ये सुनकर जीन की आंखें फैल गईं। उसने जिल्ली की गोद से निकलकर कहा, हमें तुरंत गाड़ी छोड़नी होगी। लैंकेड परिवार के गार्ड नाइट किसी भी हालत में बच्चे को अकेला नहीं छोड़ते। इसका मतलब है वो जरूर एक आदमी को जीन के पास रखते। तो वो दोनों या तो नकली हैं या फिर गद्दार। जीन की आंखें अपने एनालिसिस के साथ जहरीली और खतरनाक हो गईं। अगर और बुरा सोचें तो गाड़ी में शायद कोई ट्रैप भी लगा हो, इसलिए हमें तुरंत यहाँ से निकलना होगा। जीन की बात सुनकर जिली को समझ आ गया। उसने होंठ काटे और सोई हुई नसों में जोर आ गया। उसकी आंखें खतरनाक और तेज
तेज हो गई। सोया हुआ शेर इस वक्त पूरी तरह जाग चुका था। अब से मैं आपकी सिक्योरिटी करूंगा। डरावनी एनर्जी ने गाड़ी को चीर दिया और वो जंगल की गहराई में भागने लगे। लेकिन जीन ने उसे वापस मुड़कर उन दोनों नाइट्स को ढूंढने के लिए कहा, क्योंकि हो सकता है कि जो लोग उन दोनों से लड़ रहे हैं वो हमारे हेल्पर्स हों, क्योंकि अगर वो अटैकर्स होते तो जब हम गाड़ी से उतरते वही उनके लिए सबसे अच्छा मौका होता। हालांकि इस वक्त आसपास की खामोशी डरावनी थी। बात खत्म होते ही दूर की पहाड़ी पर दो ग्रुप्स नजर आए और जैसा जीन ने सोचा था, हमला करने वाले असली गार्ड नाइट्स थे। जीन के सेफ होने की कंफर्मेशन होते ही मर्सनरी ग्रुप का लीडर तुरंत जीन के सामने आकर खड़ा हो गया। एक पल में नाइट्स चारों तरफ से घिर गए और भागने का हर रास्ता बंद हो गया। जिली ने जोर से पूछा, बताओ तुम्हारा बॉस कौन है? लेकिन आदमी बिल्कुल नहीं डरा, बल्कि जोर जोर से हंसने लगा। तुम्हें लगता है मैं लंकेड फैमिली के कुत्ते को जवाब दूंगा? ये सुनकर जीन की आंखों में किलिंग इंटेंट बर्फ की तरह ठंडी हो गई। एक को मार दो और दूसरे का हाथ काटकर मेरे सामने ला। एक पल में ही जिल्ली ने अपनी एनर्जी फैलाई और बिजली की स्पीड से एक का सिर काट दिया। दूसरे के रिएक्ट करने से पहले ही तेज तलवार की धार ने उसका हर रास्ता बंद कर दिया। फिर जिल्ली ने अपनी तलवार चलाई और अगले ही पल आदमी का राइट हैंड कटकर अलग हो गया और उसकी सारी ताकत खत्म हो गई। फिर जिल्ली ने उसे एक डेड डॉग की तरह घसीटते हुए जीन के सामने लाया। जीन ने नफरत से ताना मारा, तुमने अपने दुश्मन को बहुत कम समझा है। लंकेड फैमिली की नैनी बनने के लिए कम से कम 7 स्टार वॉरियर होना पड़ता है। लंकेड फैमिली के बच्चे की हत्या करने के लिए कम से कम 3 8 स्टार वॉरियर्स भेजने पड़ते हैं। लेकिन आदमी फिर भी नहीं माना और जीन की तरफ चिल्लाया, तुम इतना घमंड मत करो, ये सिर्फ एक वार्निंग है। लंकेड फैमिली का जमाना खत्म हो चुका है। लेकिन जीन ने एक ऐसी बात कही जिससे सबके होश उड़ गए। यही तो मैं चाहता हूँ। मैं लेंक्ट फैमिली का जमाना नहीं बल्कि जिन लेंक्ट का जमाना चाहता हूँ। बात खत्म होते ही आदमी का चेहरा लाल हो गया और नसें उभर आईं। फिर वो जोर से चिल्लाया, आगे बढ़ो, महान गिपल फैमिली के लिए सब कुछ कुर्बान कर दो। ये सुनकर जीन की नजरें चमक उठी। तलवारबाजी की चोटी की तलाश में रहने वाले लेंक्ट फैमिली के उलट गिपल फैमिली दुनिया के दूसरे हिस्से पर राज करने वाला मैजिक का मशहूर परिवार था। 1000 साल पहले लेंक्ट फैमिली के पहले मुखिया की मौत के बाद गिपल फैमिली ने लेंक्ट फैमिली को मैजिक इस्तेमाल न करने के एक शर्मनाक अग्रीमेंट पर साइन करने के लिए मजबूर किया था। उस दिन के बाद से लेंक्ट के हर इंसान की मैजिक एबिलिटी सील कर दी गई थी। लेंक्ट के लिए गिपल फैमिली 1000 साल पुराना दुश्मन था और आज के ये नकली लोग गिपल फैमिली के फॉलोअर्स थे। हालांकि जीन को समझ नहीं आया कि आज जो हुआ वो गिपल के स्टाइल से मैच नहीं करता। शायद कुछ ओवर रिएक्ट करने वाले फॉलोअर्स ने अपने आप रिबेलियन कर लिया था। लेकिन चाहे जितनी अच्छी कॉपिंग कर लो, 7 स्टार मास्टर की आंखों को धोखा देना मुश्किल होता है। ये सोचकर जीन के दिल में एक बुरा डाउट पैदा हुआ, कहीं वो आदमी भी इसमें शामिल तो नहीं है। शेप शिफ्टिंग एक ड्रैगन का स्पेशल स्किल है, लेकिन ड्रैगन भी परफेक्ट शेप शिफ्ट नहीं कर सकते। लेकिन वो आदमी परफेक्ट शेप शिफ्ट कर सकता था। उसने अपनी एबिलिटी का इस्तेमाल करके कई क्राइम्स किए और टाइम को गड़बड़ कर दिया। उसने सोचा कि अगर ये आदमी इसमें शामिल है तो फ्यूचर में उसके लिए हेडेक बढ़ जाएगा। हालांकि जीन की 20 साल की उम्र में इस आदमी को बीमेंट नाम के किसी शख्स ने पकड़ लिया था। उसने सोचा कि अगर वो इस आदमी को अपने साथ ले आए तो शायद मदद मिले, लेकिन जो उसकी जान लेना चाहता है उसे अपने पास कैसे रख सकता है। उसने तय किया कि जब वो आदमी नजर आएगा तो वो देखेगा कि इस जन्म में कुछ अलग हुआ है या नहीं। जिली जीन को बताना चाहती थी कि वो बाहर गार्ड ड्यूटी पर जा रही है, लेकिन देखा कि छोटे साहब सो चुके हैं। वो मुस्कुराई और बाहर चली गई। जल्दी ही सुबह हो गई। एक बिल्ली खिड़की के बाहर शोर मचा रही थी, जिससे गहरी नींद में सो रहा जीन जाग गया। आसमान और जमीन से लड़ने वाला शैडो ड्रैगन का राजा एक प्यारी सी काली बिल्ली बनकर इंसान के कमरे में घुस आया था। जीन के मजाक उड़ाने पर वो अपने असली रूप में आकर गुस्से में भड़क उठा, लेकिन गलती से एक शील्ड से टकराकर गिर पड़ा। आवाज सुनकर दाई दौड़ती हुई आई कि देखे साहब को क्या हुआ। उसकी नजर एक अजनबी आदमी पर पड़ी जो छोटे साहब के पास था और पता नहीं क्या कर रहा था। उसने तुरंत सतर्क होकर फाइट स्टांस ले ली। उसने आगे बढ़कर काले अजगर को पकड़ लिया और पूछा कि वो कौन है और छोटे साहब के पास घुसकर क्या करना चाहता है। जीन ने जल्दी से कहा, रुको जिली, ये अपना है। ये नाम सुनकर उलाता को समझ आ गया कि ये वही है। वो तुरंत उठा और जिल्ली से बोला, अरे तो तुम ही हो, मेरी स्ट्रॉबेरी पाई। स्ट्रॉबेरी पाई ये 3 शब्द सुनकर दाई हैरान रह गई और जीन ने काले अजगर को इस हालत में देखकर निराशा से अपना चेहरा ढक लिया। देखने लायक नहीं था। काले अजगर उल्लाथा ने दाई से कहा कि वो इस दिन का बहुत समय से इंतजार कर रहा था और आखिरकार उससे मिल ही गया। जीन ने उनका आपस में परिचय कराया। ये हैं लेंक्ट फैमिली के गार्डियन काले अजगर उलाथा। जिल्ली का परिचय कराने ही वाला था कि उलाथा ने कहा, परिचय की जरूरत नहीं है, मैं जानता हूँ कि ये मेरी कीमती स्ट्रॉबेरी पाई है। जिली ने उसकी तरफ झुककर सलाम किया। मुझे नहीं पता था कि आप गार्डियन साहब हैं, कृपया मेरी गलती माफ कर दीजिए। लेकिन उलाथा ने कहा कि उसे चिंता करने की जरूरत नहीं है, वो अपनी स्ट्रॉबेरी पाई को माफ करने में खुश होता है। जिल्ली ने उसे बीच में टोका, उलाथा साहब आप मुझे स्ट्रॉबेरी पाई क्यों कह रहे हैं? क्योंकि तुम बेस्ट और ब्यूटीफुल हो
और परफेक्ट स्ट्रॉबेरी पाई बना सकती हो। अचानक उसे कुछ याद आया। असल में उसके छोटे साहब रोज उसे स्ट्रॉबेरी पाई बनाने को कहते थे ताकि वो उलाता साहब को खिला सके। फिर जीन ने सारी बात जिली को बता दी। जिली ने कभी नहीं सोचा था कि उसके छोटे साहब न सिर्फ कॉपी कर सकते हैं बल्कि सोलर्ड के कॉन्ट्रैक्टर भी हैं और उनके पास एक गार्डियन ड्रैगन भी है। आपकी नैनी होने के नाते मुझे बहुत गर्व और खुशी है। जीन ने उससे कहा कि ये बातें किसी और को न बताएं। चिंता मत करो स्ट्रॉबेरी पाई, टेंशन मत लो, मैं इस बच्चे के पास रहकर उसकी प्रोटेक्शन करूंगा। जल्दी ही वो सभी गेट के सामने पहुंच गए। उलता भी बिल्ली बनकर जीन के कंधे पर बैठ गया। जिली ब्लैक किंग ग्रुप को इस सोसर की सिक्योरिटी के लिए थैंक यू कह रही थी। मुझे यकीन है कि लिंक्ड फैमिली आपको अच्छा रिवॉर्ड देगा। लीडर ने कहा कि थैंक्स की जरूरत नहीं है, ये मिशन उनके लिए भी एक वैल्यूएबल एक्सपीरियंस था। और उसने जिली से कहा, मैं आपके छोटे लिंक्ड से बहुत उम्मीदें रखता हूँ। जिली मेलोरन, क्या मैं आपसे एक सवाल पूछ सकता हूँ? क्या बात है? आपकी पर्सनल पावर इतनी ज्यादा है तो आपने अपना फैमिली छोड़कर छोटे लिंक्ड की नैनी क्यों बनी? वो मुड़ी और उसे बताया, कोई खास रीजन नहीं है, कहने लायक कुछ नहीं है। लीडर ने माफी मांगी कि उसने बेवजह सवाल पूछ लिया। फिर ब्लैक किंग ग्रुप ने उन्हें जाते हुए देखा। पिछले जन्म में वो एक जीनियस जादूगर था। चाहे ताकत हो या स्टेटस, वो मेरे लिए एक ऊंचा मुकाम था। लेकिन इस जन्म में जब मैंने एक ट्रांसफर पॉइंट पर लैंकेड परिवार का पहचान चिन्ह दिखाया और फर्स्ट क्लास में उससे मेरी मुलाकात हुई तो सब कुछ बदल गया। उसके 2 गार्ड उसकी सिक्योरिटी कर रहे थे। वो जीन के सामने बैठा था और बड़बड़ा रहा था। मैंने कहा था मैं शू पेस्ट नहीं जाना चाहता और यहाँ इस इरिटेटिंग आदमी से मिलना पड़ा। फिर उसने जीन की काली बिल्ली को छेड़ने की कोशिश की और उलाता ने उसे खरोंच दिया। गार्ड चिल्लाया, स्वामी आप घायल हैं, और उसने तलवार निकालनी चाहिए लेकिन सामने खड़े लड़के ने उसे रोक दिया। उसने उन्हें बताया, लैंकेड परिवार के सामने तलवार निकालना एक बहुत बड़ी बेवकूफी है। फिर वो जीन की तरफ मुड़ा। उम्मीद नहीं थी कि मेरी जानबूझकर की गई छेड़छाड़ का उस पर कोई असर नहीं होगा। लगता है लैंकेड परिवार का छोटा साहब बहुत शांत है। फिर वो जीन के सामने आया और अपना परिचय दिया। मेरा नाम है बेल्डेन गिप्पल और पिछले बुरे व्यवहार के लिए मैं आपसे फॉर्मली माफी मांगता हूँ। जीन ने उसकी तरफ देखा। मैं भी सोच रहा था कि तुम कैसे इंसान होगे, लेकिन अब पता चल गया तुम बेवकूफ नहीं हो। हालांकि तुम गार्ड्स के साथ मजाक कर रहे थे। अगर उन दोनों ने सचमुच तलवार निकाल ली होती तो तुम्हारे शू पेस्ट जाने के सफर में कोई साथी नहीं बचता और तुम 2 उंगलियां भी गंवा बैठते। ये सुनकर बेल्डेन हंस पड़ा और बोला कि जीन का मजाक बहुत डरावना है। लेकिन जीन का चेहरा गंभीर हो गया और उसने किलिंग इंटेंट के साथ पूछा, क्या मुझे मजाक करता हुआ दिखता हूँ? उस डरावनी किलिंग इंटेंट को महसूस करके बेल्डेन ने जल्दी से 2 बार खांसी की और कहा, ठीक है। फिर उसने जीन से कहा, अगर तुम फिर कभी गिप्पल परिवार के किसी व्यक्ति से मिलो तो जीन ने बेल्डेन की भोली सोच पर मजाक उड़ाया, तुम्हें लगता है कि हमारे पिता बच्चों की लड़ाई झगड़े को लेकर परिवार की ताकत झोंक देंगे? ये सुनकर बेल्डेन ने सोचा कि जीन सही कह रहा है और उसने कहा कि उसने उससे एक तरकीब सीखी है और भविष्य में वो इसका बदला चुकाएगा। लेकिन जीन ने कहा, बदला भविष्य में नहीं, अभी चुकाओ। बेल्डेन चौंक गया और पूछने लगा कि उसे क्या चाहिए। ट्रांसफर पॉइंट शुरू होने से पहले मुझे शांति से रहने दो, मुझे परेशान मत करो। इससे बेल्डेन के दिल पर चोट लगी। वो चोरी चोरी जीन को देखने लगा और सोचने लगा, ये लड़का कुछ सालों में बहुत कमाल का बनने वाला है। हालांकि परिवार की वजह से दोस्त नहीं बन सकते, लेकिन जीवन भर का राइवल बनना भी बुरा नहीं है। जीन को हैरानी थी कि इसकी उंगलियां कटने से बाल बाल बची हैं और फिर भी ये इतना खुश है। क्या गिप्पल परिवार के सभी लोग पागल होते हैं? जल्दी ही ट्रांसफर पॉइंट शुरू हो गया और तुरंत ही टेलीपोर्टेशन से सिर दर्द और चक्कर आने की वार्निंग सुनाई दी। ट्रांसफर होने से ठीक पहले बेल्डेन ने जीन की तरफ चिल्लाकर कहा, जीन लैंकेड, आज बहुत मजा आया, हम फिर मिलेंगे। और जीन ने नफरत से अपना चेहरा दूसरी तरफ मोड़ लिया, बेहतर होगा कि फिर कभी न मिले। इतना कहते ही टेलीपोर्टेशन शुरू हो गया और सब गायब हो गए। फिर से आंख खुलने पर जीन एक नई जगह पर था। दरवाजा खोलते ही उसने किसी को कहते सुना, आप वापस आ गए छोटे साहब। ये बटलर बिट्रो था। सफर के लिए परेशानी हुई छोटे साहब, लैंकेड परिवार के मुख्य घर स्वॉर्ड गार्डन में आपका स्वागत है। सिर्फ असली लैंकेड परिवार के ताकतवर लोगों को ही अपनी तलवार स्वॉर्ड पूल में लगाने का मौका मिलता है। शैडो किंग होने के नाते मैं जरूर अपनी तलवार यहाँ लगाऊंगा। अब मैं उसी मुख्य घर लौट आया हूँ जिसने पिछले जन्म में मुझे निकाल बाहर किया था। पिता और माँ मेरे वापस आने का इंतजार कर रहे थे। मैंने माँ का अभिवादन किया। उन्होंने मेरी काली बिल्ली पर ध्यान दिया। पिता ने पूछा, ये बिल्ली क्या तुमने उठाई है? मैंने घमंड से जवाब दिया, नहीं, मैंने इसे हासिल किया है। पिता को मेरा ये जवाब पसंद आया। हाँ, लैंकेड परिवार को कुछ भी हासिल करने के बाद ऐसा ही जवाब देना चाहिए। मैंने पीछे भाइयों और बहनों की तरफ से आ रही नफरत भरी नजरों की ओर कोई ध्यान नहीं दिया। काली बिल्ली मेरे शरीर से नीचे उतरी। पिता ने पूछा, बिल्ली का क्या नाम है? मैंने जोर से कहा, इसका नाम है डोरा लैंकेड। एक भाई चिल्लाया, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? एक जानवर को परिवार का नाम दे दिया? पिताजी, आप इसे 3 दिन तक भूखा रखें। पिता ने उन्हें चुप कराया और मुझसे पूछा, इस नाम की वजह क्या है? मैंने अपना सीना थपथपाया और पक्के इरादे से कहा, बस मन आया तो रख दिया। मैं जीन लैंकेड, जो चाहे नाम रख सकता हूँ। पिता ने पूछा, क्या तुम्हें पता है लैंकेड नाम का क्या मतलब होता है? मैंने बिल्ली को गोद में उठाते हुए कहा, बिल्कुल पता है, लेकिन अगर कोई डोरा को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा तो मैं उसे चूर चूर कर दूंगा। पिता ने मेरे भाइयों और बहनों की ओर इशारा करते हुए कहा, जीन, तुम्हें दुश्मन बनाना बहुत आता है। मैंने उनकी जेलसी और नफरत भरी नजरों की बिल्कुल परवाह नहीं की और पिता से कहा, हाँ, मुझे दुश्मन बनाना बहुत आता है और मुझे दुश्मनों को मारना भी बहुत आता है। ये सुनकर पिता हंस पड़े। उन्होंने मेरे भाइयों और बहनों से पूछा, तुम लोगों ने सुना? अगर तुम नहीं
चाहते कि तुम्हारा छोटा भाई जीन तुम्हें अपने पैरों तले रौंद दे, तो होशियार हो जाओ और मेहनत करो। 4 साल बीत गए। 14 साल का मैं तलवार चला रहा था। मेरे प्रैक्टिस पार्टनर ने मुझे याद दिलाया कि दोपहर बाद लूना बहन के साथ ट्रेनिंग है। खाने के वक्त मेरा एक छोटा साथी मेरे लिए खाना लेकर आया। ये शख्स था बेलमोंट। वो एक आम परिवार से था। अगर कुछ गड़बड़ नहीं हुई तो इस सिलेक्शन में उसे बाहर कर दिया जाएगा और फिर निकाल दिया जाएगा। उसकी कमजोर और हेयरलेस शक्ल देखकर मैंने उससे कहा कि कॉन्फिडेंस दिखाओ, क्योंकि तुम लैंकेट परिवार के गार्ड नाइट ट्रेनी हो। ये शख्स कमजोर और हीन दिखता था, लेकिन पिछले जन्म में घर से निकाले जाने के बाद वो हैलैंड के एक मशहूर तलवारबाजी परिवार में शामिल हो गया, फिर बीवेंट साम्राज्य का लॉयल बना और आखिर में एक बेरहम किलर बन गया। लेकिन बाद में उसकी सुसाइड की खबर सुनकर मेरे मन में भी एक अजीब सा स्वाद था। इस वक्त मैंने तय किया कि इस शख्स को अपना विश्वास पात्र बनाऊंगा। मैंने अपना खाना उसे खाने के लिए दिया। वो खुशी से मेरी तरफ देखने लगा और मैंने तय कर लिया था, इस बार मैं उसे बाहर नहीं होने दूंगा, नहीं निकाला जाने दूंगा। वो मेरा सहायक बनेगा और मेरे साथ दुनिया भर में लड़ेगा। खाना खाकर मैं लूना बहन के पास जाते हुए सोच रहा था कि मेरी अभी की ताकत क्या है। शैडो पावर 2 स्टार, जादू की ताकत 4 स्टार और तलवारबाजी 2 स्टार। मैं सोच रहा था कि अपनी क्षमता को और कैसे बढ़ाऊं। लूना बहन मेरा इंतजार कर रही थी। उसने कहा, प्यारे भाई, आ गए तुम। आज की ट्रेनिंग कल जैसी ही है, लेकिन तुम कल वाले नहीं रहे। एक जैसी ट्रेनिंग को अलग नजरिए से करो। मैंने कहा, बहन मैं समझ गया। मैं उसकी बातें सुनता रहा। पहली बात, कान से सुनो, दिल से काटो। अगर तलवारबाजी की राह को बिना झूठ और कमी के जानना है तो वो है माइंड्स आई को समझना। मैं अभी सिर्फ 2 स्टार नाइट था और बहन मुझे वो सिखा रही थी जो 7 स्टार नाइट्स ही थोड़ा बहुत समझ पाते हैं। मैंने सिर्फ उसकी बात सुनी। भाई, कान से सुनो, दिल से काटो, आंखें बिल्कुल मत खोलना। तलवार शरीर को काटती है, दिल आत्मा को काटता है। चूंकि मैंने बहन पर भरोसा करने का फैसला कर लिया था, इस वक्त मैं बस अपना ध्यान केंद्रित करूंगा। बहन मेरी भलाई के लिए ही ऐसा कर रही है। शायद एक दिन मुझे बहन की अच्छी नीयत समझ आ जाए। ट्रेनिंग खत्म हुई। बहन ने कहा, भाई आज तुमने अच्छा प्रदर्शन किया, वापस जाओ। मैंने सिर खुजलाया और कहा, शुक्रिया लूना दीदी। इस वक्त बहन मेरे जाते हुए को देखकर सोच रही थी, मुझे पता था कि तुम ये ट्रेनिंग पूरी कर लोगे, लेकिन तुम हमेशा मेरी उम्मीद से आगे निकल जाते हो। तुमने जो फोकस और स्टैमिना दिखाया है वो बहुत हैरान करने वाला है। 2 स्टार नाइट के लेवल से कहीं ज्यादा। तुम्हारी टैलेंट देखकर लगता है कुछ सालों में ही तुम्हें माइंड्स आई का एहसास होने लगेगा। जीन मेरे भाई, बस इसी तरह आगे बढ़ते रहो। और इस वक्त मैं लैंकेट परिवार के अखाड़े में पहुंच चुका था। ये प्रतियोगिता गार्ड नाइट के लिए बहुत जरूरी थी, क्योंकि अगर अच्छा प्रदर्शन करते हैं तो ये गार्ड नाइट बनने की दिशा में एक बड़ा कदम होता है। और ट्रेनर ने मुझे बताया कि ये मेरे लिए भी अच्छी खबर है। उसने कहा, अगर तुम टॉप के 10 लोगों को लगातार हरा सको तो अगले साल तुम एडवांस्ड ट्रेनिंग क्लास में जा सकते हो। मैंने शांति से कहा, हाँ ये अच्छी खबर है। 10 को हराना मेरे लिए आसान है। अचानक मैंने वो जाना पहचाना शख्स देखा। वो था मेरा छोटा साथी बेलमोंट। आज भी वो वैसा ही था। हालांकि मैं उसकी मदद करूंगा ताकि उसे यहाँ से बाहर न किया जाए, लेकिन मेरी असली उम्मीद ये है कि वो कॉन्फिडेंट बने। थोड़ी देर में ट्रेनर ने सबको इकट्ठा किया और बताया कि विजेताओं में से सबसे अच्छे 10 लोग जीन साहब के साथ प्रैक्टिस करेंगे। वो जल्दी ही आपस में लड़ने लगे। मैंने हर एक की ताकत देखी, सब अच्छे थे। सिर्फ ऐसे ही लोग मेरे लैंकेट के गार्ड नाइट बनने लायक हैं। जल्दी ही 10 विजेता चुन लिए गए। ट्रेनर ने मुझे तैयार होने को कहा। मैं तैयार हो गया और तलवार उठाकर पहले व्यक्ति को एक ही बार में हरा दिया। मैंने सोचा, पहले मेरा सबसे ज्यादा रिकॉर्ड लगातार 8 को हराने का था, आज बस 2 और हराने हैं। और मुझे सबसे ज्यादा ध्यान इस शख्स पर देना था जो जल्दी ही एक असली गार्ड नाइट बनने वाला था, मीसा मिकानो। उसने तलवार उठाकर मुझसे कहा, आज मैं आपको जरूर हराऊंगी जीन साहब। मैं मुस्कुराया और कहा, मुझे हराना इतना आसान नहीं है, तुम पूरी ताकत लगा सकती हो। मैंने उसका एक बार रोका। मैंने सोचा वो पहले से ज्यादा ताकतवर हो गई है, लेकिन मेरे पीछे 8 और विरोधी हैं, इसलिए मुझे अपने अटैक का तरीका बदलना होगा। मेरा वार रोकने के बाद मीसा थोड़ी हैरान हुई। जीन साहब का तरीका तो हमेशा बदलता रहता है, आज सीधा वार क्यों कर रहे हैं? उसने अंदाजा लगाया कि शायद जीन उसे कम आंक रहा है और सोच रहा है कि वो हार जाएगी। ठीक है, तो लीजिए जीन साहब, अगर इस ताकतवरों से भरी पूरी दुनिया पर राज करना है तो क्या एक शैडो किंग और एक बेरहम हत्यारा काफी होगा? हालांकि भविष्य का वो ताकतवर हत्यारा अपनी जवानी में एक डरा हुआ और कमजोर इंसान था। इस वक्त वो दूसरे गार्ड नाइट ट्रेनियर्स के साथ मेरे एक बनाम 10 की लड़ाई देख रहा था। मैंने देखा कि मेरे सीधे दबाव में मीसा धीरे धीरे थक रही है, तो मेरे चेहरे पर जीत की मुस्कान आ गई, क्योंकि सब कुछ मेरे कंट्रोल में था। मुझे फिर से न हराना चाहती हुई मीसा ने पूरी ताकत से मुझ पर वार किया। क्रैक की आवाज आई। मैंने एक वार किया और उसकी तलवार उछल गई। मीसा अपनी टूटी हुई तलवार को देखकर हैरान थी कि आज इतनी बुरी तरह कैसे हार गई। और मैंने तलवार उठाकर झुकते हुए कहा, बहुत शानदार फाइट थी। हालांकि मेरी तलवार भी टूट गई है। मीसा अपनी टूटी तलवार को देखकर सोच में पड़ गई। ये कैसे हो सकता है? इतनी देर की लड़ाई में जीन साहब मेरी तलवार के एक ही पॉइंट पर वार करते रहे। फिर उसने मेरी तरफ देखा और सोचा, क्या लैंकेट परिवार के साहब को हराना सच में नामुमकिन है? हालांकि
हालांकि उसने हार नहीं मानी और मजबूत आवाज में मेरी तरफ चिल्लाई, मैं और मेहनत करूंगी, अगली बार जरूर आपको हराऊंगी। और मैंने सोचा अगली बार तुम सिर्फ मेरे कपड़ों का किनारा ही देख पाओगी। मीसा को हराने के बाद बाकी के कुछ लोग आसान थे। जल्दी ही मैंने 10वें व्यक्ति को हरा दिया। ट्रेनर ने बधाई दी कि अब मैं इंटरमीडिएट क्लास में जा सकता हूँ और लैंकेड परिवार के सदस्यों से सीख सकता हूँ। लंच का वक्त होने वाला था। मैंने ट्रेनर से पूछा, लंच में अभी कितना वक्त है? उसने कहा 10 मिनट साहब, क्या कोई बात है? मैंने तलवार उठाई, कुछ खास नहीं, बस एक और व्यक्ति से लड़ना चाहता हूँ, और वो था बेलमोंट। मेरी उससे लड़ने की बात सुनकर वो डर गया। हे भगवान साहब, क्या आप पागल हो गए हैं? वो अभी भी डरा हुआ था। मैंने तलवार उठाकर उसकी तरफ इशारा किया, तुम्हारी ये हालत लैंकेड में टिक नहीं पाएगी, क्योंकि यहाँ कमजोर और बेकार लोगों की जरूरत नहीं है। बाहर आओ और मुझसे लड़ो। जीन ने लकड़ी की तलवार उठाई और आगे बढ़ गया, और बेलमोंट बस एक जगह खड़ा रहकर बचाव करता रहा, क्योंकि उसे अभी भी समझ नहीं आ रहा था कि जीन अचानक ऐसा क्यों कर रहा है। अगले पल जीन फिर आगे बढ़ा और हमला किया। दोनों की तलवारें टकराती रहीं। बेलमोंट ने फिर जीन के हमले को रोका। जीन ने बेलमोंट के ढीले पड़ने के पल को पकड़ा, घूमकर उसके पैरों पर लात मारी और उसे जमीन पर गिरा दिया। वो सामान्य से बिल्कुल अलग दिख रहे जीन को देखकर बोला, साहब आप मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं? जीन का चेहरा सख्त था। मैंने कहा था, मैं तुमसे लड़ना चाहता हूँ। पिछले वॉर में मैं तुम्हें मार सकता था। उठो, मैं तुम्हें एक और मौका देता हूँ। अपनी पूरी ताकत लगाकर मुझे हराने की कोशिश करो। ये सुनकर बेलमोंट को आखिरकार समझ आ गया कि जीन मजाक नहीं कर रहा। उसके हाथ की तलवार पर सुनहरी रोशनी चमकने लगी। ये देखकर आसपास के लोग हैरान रह गए। ये तो वो पवित्र शक्ति है जो तलवारबाजी का राज समझने पर ही जागती है। ट्रेनर ने तुरंत इस लड़ाई को रोकने की कोशिश की, नहीं तो जीन को खतरा हो सकता था। लेकिन जीन ने आवाज दी, हिलना मत, मैं तुम्हें आदेश देता हूँ। आज जो कुछ भी देखा सुना है उसे हमेशा के लिए राज रखना होगा। बेलमोंट अभी भी उम्मीद कर रहा था कि जीन मजाक कर रहा है। साहब, क्या ये सच में आपकी इच्छा है? लेकिन जीन के ठंडे जवाब ने उसकी आखिरी उम्मीद तोड़ दी। आओ, पूरी ताकत से, बिना कुछ सोचे हमला करो। ये सुनकर बेलमोंट ने दांत भींच लिए और फैसला कर लिया, साहब आपने गलत फैसला किया है। अगले ही पल उसने अपनी पूरी ताकत झोंक दी और जीन पर हमला कर दिया। जीन ने तलवार उठाकर बचाव किया, लेकिन सिर्फ एक झटके में ही जीन की तलवार पनीर की तरह कट गई। जीन तेजी से पीछे हट गया। उसने नहीं सोचा था कि पूरी ताकत लगाने वाला बेलमोंट इतना ताकतवर होगा। हालांकि जीन जानता था कि वो काबिल है, लेकिन ये नहीं जानता था कि वो पवित्र शक्ति का इस्तेमाल कर सकता है। एक वार कामयाब होने के बाद बेलमोंट ने मौका लिया और आगे बढ़ा, लेकिन जीन ने अचानक अकल्पनीय रफ्तार से हमला किया और एक वार बेलमोंट की तलवार के हैंडल पर मारा। जोरदार झटके से उसकी कलाई सुन्न हो गई और वो तलवार पकड़ नहीं पाया। इसी बीच जीन बेलमोंट के पीछे पहुंच गया और उसकी गर्दन पकड़ ली। बेलमोंट ने जितना भी जोर लगाया, कुछ नहीं हुआ। फिर जीन ने उसे छोड़ दिया और जमीन पर पड़े हाँफने दिया। आपने कहा था ना कि लड़ाई जान तक की होगी, फिर आपने हमला क्यों रोक दिया? क्या दूसरों का मजाक उड़ाना आपको अच्छा लगता है? बेलमोंट ने जोर जोर से चिल्लाकर जीन से पूछा कि आखिर उसके साथ ऐसा क्यों किया। जीन नीचे झुका और उसका चेहरा कंफ्यूज लग रहा था। तुम्हें इस तरह उकसाना मेरे लिए भी आसान नहीं था, लेकिन एक बात मुझे साफ पता है, जब तक तुम स्ट्रांग नहीं बनोगे तब तक कमजोरों की रक्षा करने वाला कोई नहीं बन सकते। तुम मुझसे कमजोर हो और मुझसे ज्यादा काइंड हो। मुझे तुम्हारी काइंडनेस पसंद है, लेकिन सिर्फ काइंडनेस से इस हेल में जिंदा नहीं रहा जा सकता। बेलमोंट, मैं चाहता हूँ कि तुम इतने स्ट्रांग बनो कि अपने दयालु दिल की रक्षा कर सको। मेरे साथ रहो, यहाँ मौजूद सभी के साथ रहो। मुझे माफ करना कि मैंने तुम्हारे साथ इतना बुरा किया। ये सुनकर बेलमोंट की आंखों से आंसू बहने लगे थे। इसी वक्त नौकरानियां लंच लेकर आईं। उन्होंने देखा कि ट्रेनिंग खत्म नहीं हुई है, तो पूछा कि क्या लंच बाद में लाई। जीन ने इशारा किया कि अभी ले आओ। इस वक्त बेलमोंट एक नाराज और उदास नई दुल्हन की तरह लग रहा था। साहब, आज का लंच आप खुद लेकर आइए। जीन प्यार से मुस्कुराया, ठीक है, आज मैं तुम्हारा लंच भी लेकर आऊंगा। और जब जीन के पिता को इस बारे में पता चला तो वो जोर से हंस पड़े। तो ये है वो बिलीफ जिस पर जीन टिका है। हालांकि वो एक रूलर का रास्ता अपनाएगा, लेकिन वो कमजोरों का भी ख्याल रखेगा। फिर पिता ने तुरंत एक फैसला किया। वो ये टेस्ट करेंगे कि क्या जीन के बिलीफ की कोई कीमत है। मेरा हुक्म है, जीन को उसका पहला मिशन सौंपो। दूसरी ओर 15 साल की उम्र में जीन एडवांस ट्रेनिंग क्लास में पहुंच गया और 3 स्टार नाइट बन गया। और एडवांस ट्रेनी बनने के बाद लकड़ी की तलवार का इस्तेमाल नहीं कर सकते, इसलिए उसे अपनी तलवार चुननी थी। इस पर लूना ने खुद ही जीन के लिए एक बेहतरीन तलवार चुनने की पेशकश की, लेकिन जीन ने जब उसे देखा तो उसकी आंखें फैल गईं। लूना ने 18 इंच लंबी एक कसाई की चाकू निकाली और बताया कि ये वो तलवार है जो उसने जवानी में इस्तेमाल की थी। इसका नाम था बर्जर्कर स्लॉटर और ये उसकी अभी की तलवार का प्रोटोटाइप था। जीन थोड़ा हैरान हुआ। लूना बहन, मेरे लिए तलवार चुनने के लिए शुक्रिया, लेकिन मुझे लगता है ये तलवार मेरे लिए ठीक नहीं है। ये सुनकर लूना थोड़ी डिसअपॉइंटेड हुई। कोई बात नहीं, मैं बस मजाक कर रही थी। हालांकि उसकी डिसअपॉइंटमेंट उसके चेहरे पर साफ दिख रही थी। फिर उसने कहा कि एक और तलवार है जिस पर सिर्फ जीन का हक हो सकता है, द किंग्स सोर्ड। जीन ने उस तलवार को देखा तो उसकी आंखें चमक उठी। ये तो चीफ की तलवार की जुड़वां तलवार थी, ब्रैडामांटे, इतिहास के सबसे ताकतवर पहले चीफ द्वारा इस्तेमाल की गई तलवार। जीन ने प्यार से ब्रैडामांटे को सहलाया। ये वो तलवार थी जिसे पाने के लिए वो कुछ भी करने को तैयार था। उसे उम्मीद नहीं थी कि लूना बहन उसे ये दे देंगी, क्योंकि ब्रैडामांटे और बेरेसिडा दोनों शैडो पावर इस्तेमाल करने के लिए सबसे ज्यादा सूटेबल तलवारें थी। अगर वो खुद ये तलवार चुनता तो
दूसरे भाई बहनों का विरोध झेलना पड़ता। अब लूना बहन ने ये तलवार उसे दे दी थी। जीन को समझ नहीं आ रहा था कि वो लूना का एहसान कैसे चुकाए। लूना मुस्कुराई, हमारे बीच एहसान की क्या बात, तुम तो मेरे सबसे प्यारे भाई हो। उसी रात जीन कमरे में वापस आया और एक्साइटमेंट से उलाथा को ब्रेडामांटे दिखाई, लेकिन उलाथा ने उस पर ठंडा पानी डाल दिया, क्योंकि इस तलवार को इस्तेमाल करने के लिए कम से कम शैडो पावर 3 स्टार होनी चाहिए और जीन अभी सिर्फ 2 स्टार था। ज्यादा से ज्यादा वो तलवार को जगाने वाली पोस्ट्योर की नकल कर सकता था। जीन ने जिद की कि वो जल्दी ही शैडो पावर 3 स्टार बन जाएगा और जल्द ही इसे इस्तेमाल कर सकेगा। ओवर कॉन्फिडेंट मत बनो, ध्यान से सुनो। बेरिसिडा और ब्रेडामांटे, इन तलवारों को ऐसे ही इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। शैडो पावर 3 स्टार सिर्फ मिनिमम रिक्वायरमेंट है। 5 स्टार होने से पहले इन्हें सिर्फ नॉर्मल तलवार की तरह ही इस्तेमाल किया जा सकता है। उलाथा ने सख्ती से जीन को चेतावनी दी, फिर भी जीन ने हार नहीं मानी और उलाथा का हाथ झटक दिया। तो मैं 1 साल में शैडो पावर 5 स्टार हासिल कर लूंगा, ठीक है? ये सुनकर उलाथा और गुस्सा हो गया और उसने जीन का सिर पकड़ लिया। तुम्हें लगता है शैडो पावर की प्रैक्टिस पानी पीने या खाना खाने जैसी है? मैं ये सब तुम्हारी भलाई के लिए कह रहा हूँ। जीन ने मुंह से तो हाँ कहा, लेकिन हाथ चुपके से उलाथा की पसंदीदा कॉमिक बुक की तरफ बढ़ा और उसे फाड़ने ही वाला था। उलाथा ने ये देखा तो तुरंत झुक गया। मेरे लिए बस करो, किताब नीचे रख दो, बात करके सब सुलझ जाएगा। इसी बीच जिल्ली अचानक कमरे में आ गई और जीन से कहा कि ट्रेनर गैरन ने उसे उसका पहला मिशन दिया है और उसे तुरंत आना चाहिए। फिर जीन टास्क वॉर रूम में पहुंचा। ये मिशन था गियन किंगडम के दक्षिणी इलाके की तलाशी लेना। जीन समेत 10 शुरुआती ट्रेनी थे, लेकिन वो इलाका बीस्टमैन टेरिटरी के बहुत करीब था। इतना मुश्किल मिशन शुरुआती ट्रेनीज को देना सही नहीं था। इसके अलावा ग्रुप के सदस्य या तो एवरेज या लो लेवल ट्रेनीज थे या फिर अनस्टेबल बेलमोंट। साफ लग रहा था कि किसी ने जानबूझकर ऐसा किया है। जीन को शक था कि बेलमोंट के साथ उसकी लड़ाई की बात पिता तक पहुंच गई थी और इसी वजह से ये मिशन एक टेस्ट था। ठीक है, मैं उन्हें दिखा दूंगा कि मेरा बिलीफ कितना मजबूत है। मिशन का मकसद था गियन किंगडम के बेल परिवार के एयर को बचाना। मिशन देखने में सिंपल था, लेकिन इसमें रिस्क छुपा था, क्योंकि इलाका बीस्टमैन टेरिटरी की बाउंड्री पर था। थोड़ी सी भी गलती मौत बन सकती थी। इसी बीच बेलमोंट ने जल्दी से जीन को एक बुरी खबर दी। ग्रुप 2 पर हमला हुआ है। पहचाने गए दुश्मन 3 इंसान हैं, लेकिन सिर्फ 3 लोग लैंकेड परिवार पर हमला करने की हिम्मत नहीं कर सकते। जरूर और दुश्मन होंगे। जीन ने 2 ग्रुप सदस्यों को पहले कैंप में वापस जाकर सिक्योरिटी बढ़ाने को कहा और वो खुद तुरंत रेस्क्यू के लिए निकल पड़ा। मुझे नहीं पता दुश्मन कौन है, लेकिन जिसने भी लैंकेड परिवार को चैलेंज किया है उसे कीमत चुकानी पड़ेगी। रास्ते में जीन ने ऐसा खून देखा जो अभी तक सूखा नहीं था। निशानों से साफ था कि ग्रुप 2 ने यहीं दुश्मन से लड़ाई की और फिर पीछे हटे। पैरों के निशान बता रहे थे कि सिर्फ एक दुश्मन था। वहीं एक खून से सनी बैंडेज भी मिली। लगता था ग्रुप 2 ने यहीं जख्म पर पट्टी बांधी थी। दुश्मन ने उन्हें देख लिया और वो पश्चिम की तरफ भाग गए। जीन ने बेलमोंट को अपने साथ आने को कहा और तीसरे व्यक्ति को कैंप वापस जाकर सूचना देने भेज दिया। लगातार पीछा करने के बाद आखिरकार एक जंगल में ग्रुप 2 के सदस्य मिल गए, लेकिन मीसा कहीं नहीं दिख रही थी और एक एक्स्ट्रा अटैकर भी था। जीन ने चाकू निकाला। बेलमोंट, पहले तुम आंखें बंद करो, 2 सेकंड बाद बाईं वाले पर हमला करना। समझ गया। जीन ने शैडो पावर को चाकू पर लपेट दिया। शैडो पावर से लिपटे हथियार की स्पीड और लिथैलिटी बढ़ जाती है और उसकी प्रेजेंस महसूस होना भी कम हो जाता है। चाकू बिना आवाज किए दाहिने दुश्मन की तरफ बढ़ा और उसे पता भी नहीं चला कि कब वो उसकी गर्दन में घुस चुका था। उसी समय बेलमोंट दूसरे दुश्मन के पीछे पहुंच गया, लेकिन उसने तुरंत रिएक्ट किया और बेलमोंट के डैडी अटैक को रोक लिया। तभी जीन की तलवार म्यान से निकली और उसने आदमी पर जोरदार वार किया। आदमी तुरंत जीन के काबू में आ गया और जीन ने उसे पैरों तले दबा लिया। बचे हुए ग्रुप 2 के सदस्यों ने जीन को देखते ही बताया कि मीसा को पकड़ लिया गया है। आदमी ने जीन से रहम की भीख मांगी, लेकिन जीन ने बेरहमी से उसे 2 ऑप्शन दिए। या तो मुझे सारी जानकारी बताओ तो मैं सिर्फ तुम्हें मारूंगा, या फिर कुछ नहीं बताओ लेकिन तुम्हारे साथ जुड़े सभी लोग मरेंगे। ये सुनकर आदमी घबरा गया, लेकिन जब जीन ने लैंकेड के नाम पर प्रॉमिस किया तो उसने सच बताने का फैसला किया। कृपया मेरे परिवार को मत छूना। हम एक ऑर्गेनाइजेशन के सदस्य हैं जिसका नाम है जिंजेरो। ये नाम सुनते ही जीन की आंखें चौड़ी हो गईं। पिछले जन्म में ये एक बेहद एक्टिव टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन था जिसने पूरे गियन किंगडम का मैसेकर कर दिया था। उनका मकसद था कि उनका राजा दुनिया का राजा बने। मीसा को उन्होंने बीस्टमैन टेरिटरी के एंट्री पॉइंट के पास एक कैंप में रखा था। वहां लगभग 20 4 स्टार वॉरियर्स और मेजेस थे। जानकारी मिलते ही जीन ने एक ही वार में उस आदमी की जान ले ली और सभी को कैंप वापस जाकर आराम करने और फिर मेन हाउस से हेल्प मांगने को कहा और वो अकेला ही मीसा को बचाने निकल पड़ा। ट्रेनीज ने यह सुनकर जीन को रोकने की कोशिश की। आप अकेले जाएंगे तो बहुत खतरनाक है साहब, दुश्मन ज्यादा हैं और उनमें से हर एक की ताकत 4 सितारा है। साहब, हमारे जैसे ट्रेनीजर्स के लिए आपको इतना रिस्क नहीं लेना चाहिए। लेकिन जीन ने कहा, मैं लैंकेड परिवार का बेटा हूँ, मैं आंखें बंद करके ऐसा नहीं कर सकता और मैं तुम्हारी सोच से कहीं ज्यादा ताकतवर हूँ। अगर कोई और विरोध करेगा तो उसे आदेश न मानने का दोषी माना जाएगा। फिर उसने कमांड सबसे ताकतवर बेलमोंट को सौंप दी। सब कुछ बताने के बाद जीन अकेला ही मीसा को बचाने के सफर पर निकल पड़ा। काश सब कुछ टाइम पर हो जाए। दुश्मन लगभग 20 4 सितारा योद्धा थे और इस वक्त जीन की ताकत थी तलवारबाजी 3 सितारा, मैजिक 4 सितारा, शैडो पावर 3 सितारा। हालांकि उसकी ग्रोथ तेज थी, लेकिन इतने सारे दुश्मनों को अकेले हराना बहुत मुश्किल था।
था। मैजिक की ताकत हवा में बदलकर जीन की हथेली पर आई और फिर उसने जमीन पर जोर से हाथ मारा। वो तुरंत एक ट्रैप बनकर दुश्मनों के निशान ढूंढने लगा। जल्दी ही जीन को पता चल गया कि दुश्मन घास के मैदान की तरफ गए हैं। वो तुरंत बिना रुके दौड़ने लगा। अचानक एक तीर जीन की तरफ आया। जीन ने तुरंत हवा के मैजिक से तीर की दिशा बदल दी। इसी बीच झाड़ियों से 3 दुश्मन निकलकर हमला करने लगे। जीन के हाथ का हवा का मैजिक और ज्यादा तेज हो गया। उसने हाथ हिलाया और एक तेज हवा का ब्लेड निकला जिसने सबसे आगे वाले आदमी की जान ले ली। इसी बीच एक और दुश्मन ने जीन पर वार किया। जीन के हाथ में तलवार आ गई और उसने उलटे हाथ से एक वार करके उसे उड़ा दिया। सबसे पीछे के मैज ने आग की एक बड़ी लपट बनाई और चिल्लाकर अपने साथियों को हटने को कहा। अगले ही पल आग का एक गोला सीधे जीन की तरफ बढ़ा और उसकी बांह को पकड़ लिया। मास्क पहने आदमी ने मुस्कुराते हुए सोचा कि अब जीन रुक जाएगा, लेकिन उसने सोचा भी नहीं था कि जीन पर इसका कोई असर नहीं हुआ और उसने उलटे हाथ से एक वार करके उसे घायल कर दिया। फिर उसने आग की छड़ी को पकड़ा, जोर लगाया और पीछे की ओर खींचा। आग की छड़ी मैज के हाथ से छूट गई। फिर वो तेजी से आगे बढ़ा। आग के मैजिक का जीन पर कोई असर नहीं हुआ देखकर उसने तुरंत आइस मैजिक का इस्तेमाल किया और जीन को मारने की कोशिश की। इसी बीच जीन के सीने पर लटका लॉकेट चमक उठा और एक नीली रोशनी की शील्ड बन गई जिसने आने वाले सारे बर्फ के टुकड़ों को रोक दिया। बूढ़े आदमी की डरी हुई आंखों के सामने जीन ने एक वार में उसकी जान ले ली। फिर जीन ने उनके छोड़े हुए निशानों का पीछा करते हुए जिंजेरो के मेन कैंप तक पहुंच गया। जीन ने पहले शोर मचाकर उनका ध्यान भटकाया। उसने अपने हाथ में आग का मैजिक इकट्ठा किया और पल भर में पूरे जंगल में आग लगा दी। फिर हवा के मैजिक से आग की लपटों को दुश्मन के कैंप में फेंक दिया। जब वो सब गड़बड़ा गए तो वो अंदर घुस गया। दुश्मन के लीडर ने तुरंत मैजों को पानी का मैजिक इस्तेमाल करने को कहा, लेकिन मैज आग बुझा नहीं पाए। तब उसे समझ आ गया कि कोई जानबूझकर आग लगा रहा है। जैसे ही उसने तलाशी का हुक्म दिया, जीन पहले ही बिना आवाज किए उसकी पीठ के पीछे आ चुका था। अगले ही पल जीन ने गंजे आदमी को खत्म करके जेल की चाबी ले ली। थोड़ी देर बाद जीन को एक तहखाने का दरवाजा मिला। सच में मीसा उसमें बंद थी, लेकिन जैसे ही उसने मीसा की जंजीरें खोली और वहां से निकलने ही वाला था, तभी ऊपर जोरदार हलचल हुई। इस पर मीसा ने गंभीर आवाज में जीन से कहा, अगर सच में खतरा हो तो प्लीज मुझे छोड़ दीजिए। मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती कि आप यहाँ मरें। लेकिन जीन ने कहा, पहले बाहर चलते हैं। जब दोनों बाहर आए तो चारों तरफ लाशें बिखरी पड़ी थीं और घाव देखकर जीन को तुरंत समझ आ गया कि ये बीस्टमैन का काम था। इसी बीच दोनों के कानों में किसी बड़े जीव के कदमों की आवाज आई। एक विशाल वेयरवुल्फ सामने आ गया। मीसा ने जीन से पहले भाग जाने को कहना शुरू किया, लेकिन बात पूरी होने से पहले ही जीन ने उसे बेहोश कर दिया। मीसा को सुरक्षित जगह रखने के बाद जीन उठा और सामने खून के प्यासे वेयरवुल्फ का सामना किया। छोटे लड़के, क्या तुमने आग लगाई थी? हाँ, मैं लैंकेड परिवार का बेटा हूँ, जीन लैंकेड, बीस्टमैन। ये सुनकर वेयरवुल्फ के चेहरे पर एक खतरनाक मुस्कान आ गई। तो तुम लैंकेड परिवार के हो? डरावना वेयरवुल्फ हंसा और हमला कर दिया। उसके विशाल हथौड़े ने जमीन पर 2.5 मीटर गहरा गड्ढा कर दिया। जीन ने किसी तरह बचाव किया, लेकिन वेयरवुल्फ ने उसे सांस लेने का मौका भी नहीं दिया और दूसरा हथौड़ा उसके चेहरे की तरफ मारा। जीन ने जल्दी से तलवार उठाकर बचाव किया, लेकिन जोरदार वार से उसकी बांह कांप उठी। 10 राउंड की लड़ाई के बाद जीन को समझ आ गया कि वो ताकत में वेयरवुल्फ को नहीं हरा सकता, लेकिन उसके पास अभी भी जीत का एक ट्रम्प कार्ड था, लूना बहन का दया लॉकेट और मैजिक व शैडो पावर। लेकिन जीन इस लेवल के खतरे पर लॉकेट बर्बाद नहीं करना चाहता था। फिर भी उसका 4 सितारा मैजिक भी वेयरवुल्फ को नुकसान नहीं पहुंचा पा रहा था और अगर परिवार ने जांच के लिए किसी को भेजा तो उस पर फैमिली के वर्जित मैजिक के इस्तेमाल का आरोप लग सकता था। इसलिए उसने शैडो पावर से डिवाइन तलवार को अनसील करने का फैसला किया, लेकिन उलाथा ने उसे सख्त चेतावनी दी थी कि शैडो पावर 5 सितारा होने से पहले कभी भी शैडो पावर से तलवार को मत जगाना, वरना शैडो पावर आउट ऑफ कंट्रोल होकर उसकी जान ले लेगी। लेकिन इस हालत में उसके पास कोई और रास्ता नहीं था। वेयरवुल्फ का हमला और ज्यादा तेज हो गया और जीन धीरे धीरे थकने लगा। इस वक्त वेयरवुल्फ को लगा कि जीत अब उसकी मुट्ठी में है। तुम्हारी तलवार काफी मजबूत है, लेकिन ये तुम्हारे परिवार की पहचान वाली काली तलवार जैसी नहीं है। फिर उसने हथौड़ा उठाया, ऊंची छलांग लगाई और जीन पर जोर से वार किया। खत्म हो गया लैंकेड परिवार के लड़के। जान मौत के इस पल में जीन ने तलवार को जगाने की भावना को याद करने की पूरी कोशिश की और अपनी सारी शैडो पावर तलवार में डाल दी। जाग जाओ ब्रैडामांटे। जैसे ही वेयरवुल्फ का हमला नीचे आने वाला था, पूरी दुनिया एक पल में अंधेरी हो गई। एक डरावनी शैडो एनर्जी ने जीन को घेर लिया। हवा में फैली शैडो पावर गायब हो गई और सिर्फ तलवार के चारों तरफ लिपटी शैडो पावर एक जबरदस्त मौजूदगी छोड़ रही थी। वेयरवुल्फ बेबस होकर जमीन पर गिर पड़ा। उसे मरते दम तक समझ नहीं आया कि जीन ने आखिर किया क्या, लेकिन जीन ने वेयरवुल्फ को हराया ही था कि शैडो पावर आउट ऑफ कंट्रोल होने लगी। उसे लगा कि वो शैडो पावर में डूब जाएगा और वो बेकाबू ताकत को अब और नहीं रोक पाएगा। हर तरफ से शैडो पावर उसके शरीर से फूट पड़ी और उसके दिमाग में घुसकर उसे खा जाने वाले भूत बन गई। इसी वक्त एक शख्स जीन के सामने आया। कमबख्त बच्चे, मैंने तुमसे कहा था ना कि जबरदस्ती तलवार जगाने की कीमत चुकानी पड़ेगी। क्या तुम यूं ही मरने का इंतजार कर रहे हो?
उठो, मैंने तुम्हें बताया था ना कि क्या करना है। जीन ने होश बनाए रखने के लिए होंठ काटे और तुरंत शैडो पावर रिलीज करने की तैयारी करने लगा। पहले वो हमेशा आसपास की शैडो पावर से प्रभावित हो जाता था और शैडो पावर रिलीज पूरा नहीं कर पाता था, लेकिन अब यही एक तरीका था जिससे वो खुद को बचा सकता था। एक के बाद एक कोशिश करते हुए आखिरकार जीन ने शैडो पावर को खत्म कर दिया और कोई और दिक्कत ना हो इसलिए वो जल्दी से उठा और मीसा को वापस ले जाने लगा। लेकिन अचानक पास से आवाज आई। मलबे के पीछे से एक शख्स निकला। जीन ने सोचा कि शायद जिंजेरो का कोई बचा हुआ आदमी है और तुरंत तलवार निकाल ली। इससे वो डर कर जमीन पर गिर पड़ा। मैं बेल्ट परिवार का वारिस हूँ। असल में यही वो शख्स था जिसे जीन के इस मिशन में बचाना था। जीन ने पूछा कि उसे यहाँ क्यों लाया गया था। सैम ने बताया कि वो अपनी गर्लफ्रेंड का पीछा करते हुए यहाँ आया था। हालांकि उसकी गर्लफ्रेंड 2.5 साल पहले मर चुकी थी, लेकिन वो लड़की हर तरह से उसकी गर्लफ्रेंड जैसी थी। जीन को तुरंत समझ आ गया कि ये शेप शिफ्टर बुबाल का काम था। हरिकेन सिटी छोड़ने के बाद उन दोनों की दूसरी मुलाकात थी। क्या इन दोनों के बीच कोई कनेक्शन था? जीन ने तय किया कि मौका मिलने पर वो खुद उससे मिलेगा। अगले दिन जैसे ही वो मेन हाउस वापस आया, जीन को पीठ में एक ठंडक महसूस हुई। उसने मुड़कर बनावटी मुस्कान के साथ उलाता को हेलो कहा, लेकिन उलाता ने उसके हाथ पर जोर से काट लिया। जीन ने उसे उठाकर दीवार पर पटक दिया, जहाँ से वो चिपक गया। तुम मुझसे क्या चाहते हो? उलाता ने सिर पर उभरी नसों के साथ गुस्से में चिल्लाया। तुम पागल हो गए हो? दिमाग में पानी भर गया है? तुम कूद कर मेरे ऊपर आ गए और बिल्ली की तरह मुझ पर मुक्के बरसाने लगे। मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है कि जबरदस्ती दिव्य तलवार मत जगाओ, नहीं तो तुम सच में मर जाओगे। फिर उलाता इंसानी रूप में बदल गया और जीन को उठाकर जोर जोर से हिलाने लगा। तुम सोलरेड के इकलौते कॉन्ट्रैक्टर हो, चाहे कुछ भी हो जाए, अपनी जान जोखिम में डालने लायक नहीं है। जीन 2 बातें कहना चाहता था, लेकिन उलाता ने उसे पकड़ लिया। तुम्हारे गले का लॉकेट सिर्फ दिखावे के लिए है, तुमने उसे इस्तेमाल क्यों नहीं किया? लेकिन जीन ने प्यार से लॉकेट पकड़ते हुए कहा, आगे कितने ताकतवर दुश्मन मिलेंगे पता नहीं, अब भी इसे इस्तेमाल करना वेस्ट होगा। ये सुनकर उल्लाहता ऐसे चौंका जैसे बिजली गिर गई हो। गुस्से से उसका सिर घूमने लगा और लगा कि वो बेहोश हो जाएगा। जीन हैरान था कि उलाता को कैसे पता चला कि उसने तलवार अनसील कर दी थी। तुम्हारी शैडो पावर सीधे 3 स्टार से 4 स्टार तक पहुंच गई है, समझ रहे हो? तुम अभी सेफ हो, ये सोलरेड का ब्लेसिंग है। शैडो पावर की बगावत झेलने वालों में तुम्हारे अलावा 10 और लोग थे, लेकिन उनमें से 9 मर चुके हैं और एक मैं हूँ। जीन ने नफरत से अपना हाथ झटक दिया। तो तुम भी मेरी ही तरह हो, मैं नहा रहा हूँ। उलाता ने गुस्से में जिल्ली से कहा कि वो जीन को कुछ दिनों तक भूखा रखे ताकि उसे सबक मिले, लेकिन जिली ने जवाब दिया, मैं साहब के लिए खाना बना रही हूँ, और उलाता को अकेला छोड़कर चली गई। दूसरी ओर जीन के व्हाइट वुल्फ कबीले के एक सदस्य को हराने की खबर उसके 2 भाइयों और बहनों तक पहुंची। एनी को यकीन नहीं हुआ कि जीन में इतनी ताकत है। उसे लगा कि वो व्हाइट वुल्फ बहुत कमजोर रहा होगा। लियो को लगा कि जीन ने कोई ट्रिक इस्तेमाल की है, लेकिन टोना भाई बहुत घबरा गए क्योंकि जीन जल्दी ही इंटरमीडिएट क्लास में आने वाला था और फिर उसे उसके हाथों मार खानी पड़ेगी। टोना भाई खुश हो गए, लेकिन एनी के चेहरे पर एक खतरनाक मुस्कान आ गई। लेकिन अगर तुम फेल हुए तो सजा भुगतनी होगी मेरे प्यारे भाई। नहाने के बाद जीन अपनी ताकत का हिसाब लगा रहा था। अभी उसकी शैडो पावर 4 स्टार हो गई थी, लेकिन शैडो पावर को परफेक्ट तरीके से इस्तेमाल करने के लिए उसे अगले 5 साल में तलवारबाजी 6 स्टार करनी होगी। तलवारबाजी 6 स्टार होने पर उसे स्वॉर्ड मास्टर कहा जाता है। 7 स्टार हाई लेवल एक्सपर्ट की कैटेगरी में आता है। 8 स्टार के बाद क्वालिटी में बड़ा जंप होता है और इस महाद्वीप की 2 अरब आबादी में 9 और 10 स्टार ताकतवर 100 से भी कम है। इसके अलावा लेवल सिस्टम से ऊपर एक और इंसान है, उसके पिता, जिन्हें क्रिएटिव सेंट नाइट यानी सेमी डिवाइन कहा जाता है। इस जन्म में जीन का लक्ष्य पिता से भी आगे निकलना है, लेकिन फिलहाल प्रॉब्लम ये थी कि इंटरमीडिएट क्लास में आने के बाद उसे टोना भाइयों के प्रेशर का सामना करना पड़ेगा। बिगिनर्स क्लास के ट्रेनी छोटे होते हैं और उनकी ताकत भी लगभग एक जैसी होती है, इसलिए माहौल दोस्ताना रहता है। लेकिन इंटरमीडिएट क्लास पावरफुल लोगों की दुनिया है। जीन को अपने तरीके में किसी तरह की नरमी नहीं दिखानी चाहिए, इसलिए उसे सिर्फ एक ही काम करना था, ताकत से इंटरमीडिएट क्लास पर राज करना। और आज जीन के इंटरमीडिएट क्लास में आने का दिन था। इंटरमीडिएट क्लास में आने से पहले जीन ने उन सभी ट्रेनीज को इकट्ठा किया जो उसके साथ इंटरमीडिएट क्लास में आने वाले थे। उसने सख्ती से सबको बताया, इंटरमीडिएट क्लास से गुटबाजी शुरू हो जाती है और तुम लोग मेरे गुट के हो, इसलिए तुम्हें तंग किया जाएगा, लेकिन ज्यादा डरने की जरूरत नहीं है। जब तक मैं पूरे इंटरमीडिएट क्लास को कंट्रोल नहीं कर लेता तब तक कोई तुम्हें तंग नहीं कर पाएगा, लेकिन उससे पहले तुम्हें कम से कम 3 लोगों के ग्रुप में रहना होगा, अकेले कभी मत घूमना। ये सुनकर सभी ने एक साथ जवाब दिया, जी साहब। जल्दी ही वो दिन आ गया। ट्रेनर ने सभी को नए लोगों के आने की अनाउंसमेंट की और उन्हें नए लोगों के रूल्स बताए। यहाँ हत्या के अलावा बाकी सब कुछ तुम खुद सुलझा सकते हो, मैं सिर्फ तुम्हारी तलवारबाजी और ताकत का असेसमेंट करूंगा। फिर उसने जोर से चिल्लाकर कहा, पुराने इंटरमीडिएट क्लास के ट्रेनीज, मैं हमेशा क्या कहता हूँ, लैंकेट परिवार को कमजोरों की जरूरत नहीं है। गूंजती हुई आवाजें मैदान में फैल गईं, जिससे प्रेशर बन गया। जीन ने हल्की सांस छोड़ी। कितनी नफरत से भरी शुरुआत है। फिर उसकी नजर भीड़ में टोना भाइयों पर पड़ी। उनके पास खड़े एक खूंखार आदमी ने जीन का ध्यान खींचा। लगता था वो इंटरमीडिएट क्लास में कई सालों से है। ये टोना भाइयों ने नहीं बुलाया होगा, जरूर एनी बहन या मियाओ बहन के लोग होंगे। हालांकि वो जीन की हिम्मत तोड़ना चाहते थे, लेकिन जीन उन्हें बता देगा कि वो बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। जीन सीधे टोना भाइयों की तरफ बढ़ा। दोनों भाई डर के मारे कांप उठे। उन्होंने खुद को समझाया कि एनी बहन की मदद है, शांत रहो। जीन ने हाथ की तलवार निकाली और किसी के समझने से पहले
पहले ही उस आदमी का हाथ काट दिया। इस हरकत ने सभी को चौंका दिया, यहाँ तक कि उस आदमी को भी यकीन नहीं हुआ कि उसका हाथ कट गया है। अगले ही पल तेज दर्द ने उसके दिमाग पर हमला किया और वो दर्द से जमीन पर गिर पड़ा। जीन ने तलवार वापस म्यान में डाली और ठंडे लहजे में कहा, डॉक्टर को बुलाओ। टोना भाइयों ने ये देखकर तलवारें निकाल ली और जीन से पूछा कि उसने अचानक उसे क्यों काटा, लेकिन जीन ने उनकी तरफ ध्यान नहीं दिया और उस भारी आदमी से पूछने लगा, तुम्हें पता है मैंने तुम्हें क्यों काटा? पास खड़े टोना ने देखा कि जीन उसकी तरफ ध्यान नहीं दे रहा है, तो उसने तलवार उठाकर जीन की तरफ कर दी। क्या तुम हमें इग्नोर कर रहे हो? तलवार निकालो। लेकिन जीन की आंखों में ठंडी किलिंग इंटेंट थी। भाइयों, मैं कजिन से बात कर रहा हूँ, अगर तुम मुझसे लड़ना चाहते हो तो बाद में लड़ेंगे, लेकिन अभी प्लीज चुप रहो। ये सुनकर टोना भाई गुस्से में चिल्लाया, तुमने मेरे ट्रेनी को काट दिया। और फिर भी, लेकिन अचानक वो डर कर चुप हो गया। जीन ने ये देखकर एक सैटिस्फाइड मुस्कान दिखाई। तो क्या वो तुम्हारे गुट का है? उसकी नजरों में मेरे लिए किलिंग इंटेंट थी, इसलिए मैंने उसे काटा। ये सुनकर सभी हैरान रह गए और एक संभावना सोचने लगे, क्या जीन रैंकिंग वॉर शुरू करने वाला है? ट्रेनर शैतानी मुस्कान के साथ जीन की चाल समझ गया। टोना भाई जीन की हिम्मत तोड़ना चाहते थे, लेकिन टोना भाई के एक वाक्य की वजह से काजिन उनके गुट का मेंबर बन गया। इसलिए जीन की हरकत अब सिर्फ हिंसा नहीं थी, बल्कि उसने लैंकेड परिवार की गर्वित रैंकिंग वॉर की परंपरा शुरू कर दी थी। ये चाल बहुत बढ़िया थी। जीन ने सभी ट्रेनीज की तरफ देखकर जोर से कहा, सब लोग सुनो, मैं हूँ जीन लैंकेड। तुम मुझ पर तलवार चला सकते हो या मुझे चैलेंज कर सकते हो, लेकिन अगर कोई मेरे खिलाफ दुश्मनी रखेगा तो मैं बिना हिचक उसे काट दूंगा। इसी बीच जेड ने अचानक जीन को रोका। वो लैंकेड परिवार का एक 8 स्टार नाइट और सीनियर मेंबर था। क्या तुम्हें लगता है कि तुम मेरे सामने इतनी ढिठाई कर सकते हो? जीन ने बिना चेहरा बदले जवाब दिया, हाँ, क्योंकि मैं अपने भाइयों से नहीं बल्कि आपसे लड़ रहा हूँ। ये सुनकर जेड के आसपास से ठंडी किलिंग इंटेंट फैल गई। उसने हाथ हिलाया और तलवार निकाल ली। उसने अपनी पूरी ताकत से एक डरावनी किलिंग इंटेंट फैलाई। उसने तलवार जीन की तरफ कर दी। समझाओ, तुम्हारा जवाब सुनकर मैं तय करूंगा कि तुम्हारा सिर काटूं या नहीं। लेकिन जेड की डरावनी किलिंग इंटेंट के सामने भी जीन पूरी तरह शांत था। आप जानते हैं कि मैं भी इन नए लोगों में शामिल हूँ, फिर भी आप पुराने लोगों को नए लोगों को दबाने के लिए उकसा रहे हैं। मेरे हिसाब से ये आपकी तरफ से मुझ पर अटैक है। जेड ने ये सुनकर चेहरा सख्त कर लिया और एक तेज तलवार की स्लैश छोड़ी। ठंडी स्लैश जीन के गाल के पास से गुजरी और सिर्फ उसकी वेव ने उसका गाल काट दिया। उसने किलिंग इंटेंट से जीन को देखा। अगर मेरा उन्हें उकसाना तुम्हें बुरा लगता है तो तुम्हें सीधे मुझ पर वार करना चाहिए था। तुमने ट्रेनी को क्यों काटा? जीन मुस्कुराया, क्योंकि मैं अभी आपको हरा नहीं सकता, नहीं तो मैं सीधे आप पर ही तलवार चला देता। तुम सच में मरने से नहीं डरते? क्या तुम्हें लगता है कि तुम मुखिया के बेटे हो इसलिए मैं तुम्हें नहीं मार सकता? ऐसा बिल्कुल नहीं है। सिर्फ इसलिए कि दुश्मन ताकतवर है उसके सामने झुक जाना ये लैंकेड परिवार का तरीका नहीं है। ये जवाब सुनकर जेड मुस्कुराया। तुम सच में एक निडर बछड़े हो। उसने तलवार वापस म्यान में डाल ली। अगले ही पल वो जोर से हंस पड़ा। कितना बेशर्म लड़का है, मैं तुम्हें मानता हूँ, तुम में लैंकेड परिवार में सरवाइव करने की काबिलियत है। फिर उसने ट्रेनीज की तरफ मुड़कर जोर से कहा, इस पल को याद रखो, आज तुमने एक सच्चे लैंकेड परिवार के इंसान को देखा है। इस लड़के ने हम इंसानों की असली नेचर दिखाई है। अपना पूरा शरीर और दिमाग लड़ाई में झोंक दो। अपनी असली नेचर को मत भूलना। कल से ट्रेनिंग शुरू होगी, अभी के लिए छुट्टी। और जाते समय जीन ने टोना भाइयों को एक सलाह दी। हालांकि अभी तुम भाइयों और बहनों से ज्यादा डरते हो, लेकिन भविष्य में इतनी छोटी सोच मत रखो। सिचुएशन देखो और फ्यूचर के बारे में सोचो। घर वापस आकर जीन ने आज की सारी बातें जिली को बताई और अंदाजा लगाया कि टोना भाइयों के पीछे शायद मियाओ बहन और एनी बहन होंगी। जिली ने यह सुनकर चिंता जताई, क्योंकि बहनें अब वैनगार्ड हैं, लेकिन वैनगार्ड सिर्फ दूसरे वैनगार्ड से ही लड़ सकते हैं। ये एक अनकहा रूल है, इसलिए वो सीधे जीन को तंग नहीं कर सकती। वो सिर्फ अपने वैनगार्ड के अधिकार का इस्तेमाल करके जीन के मिशन और मुश्किल बना सकती है, ताकि उसकी मौत की संभावना बढ़ जाए। और ज्यादातर हार्ड मिशन सोलो होते हैं। सोलो मिशन में वो बिना रोक टोक अपनी पूरी ताकत इस्तेमाल कर सकता है। इसका मतलब था कि अब वो अपनी ताकत बढ़ाने पर पूरा फोकस कर सकता था। इसके अलावा तब वो चाहे तो एक बिल्ली को भी मिशन पर ले जा सकता था, लेकिन जीन ने कहा कि वो फिलहाल उलाथा को नहीं ले जाएगा, क्योंकि उनके लिए और काम है। लेकिन उससे पहले तुम दोनों को शांत रहना होगा। अगले दिन जेड ने टोना भाइयों और जीन को प्राइवेट ट्रेनिंग दी। ये लैंकेड परिवार के लिए स्पेशल ट्रेनिंग थी। जीन ने देखा कि टोना भाइयों के चेहरे पर चोट के निशान थे। लगता था बहनों ने उनकी अच्छी पिटाई की थी। फिर जेड ने उन्हें बताया, परिवार के पास एक यूनिक तलवारबाजी है जिसका कोई फिक्स्ड स्टाइल नहीं है। यही लैंकेड और दूसरे तलवारबाजी परिवारों के बीच का फर्क है। और उसने पूछा कि क्या वे इसकी वजह जानते हैं? जीन ने जवाब दिया, क्योंकि लैंकेड परिवार के लोगों में एक स्पेशल क्षमता और समझ होती है, और उनके खून को ब्लेसिंग मिली है, इसलिए उनके पास आम लोगों से कहीं ज्यादा मजबूत शरीर और तलवार के लिए तेज समझ होती है। जेड ने कहा कि अब वे एक बहुत आसान सी ट्रेनिंग करेंगे। उसने तीनों को एक लोहे का गोला दिया जिसका नाम था लाइटनिंग स्टोन। नाम इसलिए रखा गया था क्योंकि इसे मारने पर 3 तरह की आवाजें आती हैं। फिर उसने एक डेमो दिखाया। एक डरावनी आवाज
आवाज हवा में गूंज उठी, लेकिन जब जेड ने दूसरी आवाज निकाली तो वो एक कोयल की तरह मधुर थी। असल में लाइटनिंग स्टोन पर वार की ताकत अलग अलग होने पर अलग अलग आवाज गाती है। अगर वार की ताकत कम होगी तो आवाज भारी होगी, अगर ताकत सही होगी तो आवाज बहुत सुंदर होगी। जीन को तुरंत ट्रेनिंग का मकसद समझ आ गया। ये ताकत विल पावर और फोकस की ट्रेनिंग थी। हालांकि ये साधारण लगती थी, लेकिन लैंकेट के सुपर स्ट्रॉन्ग शरीर के लिए ये सबसे सही ट्रेनिंग थी। लेकिन उसके मन में एक सवाल आया, अगर बस लाइटनिंग स्टोन पर वॉर करते रहना है तो इसमें कोई खतरा नहीं होना चाहिए। इसे लैंकेट परिवार की सीक्रेट ट्रेनिंग नहीं कहा जा सकता था। हालांकि उसी वक्त जेड ने फिर से तलवार उठाई और शैतानी मुस्कान के साथ कहा, और एक आखिरी आवाज है। जीन को याद आया कि पहले उसे लगा था कि पत्थर के अंदर कुछ है। उसके दिमाग में एक बुरा अंदेशा आया। उसने तुरंत मुड़कर टोना भाइयों पर छलांग लगा दी। नीचे लेट जाओ। फिर जेड ने जोर से वार किया। लाइटनिंग स्टोन की सतह पर एक दरार आ गई। अगले ही पल एक जबरदस्त धमाके ने पूरी जगह को ढक लिया। जब धुआं छोटा तो जीन और दूसरों की डरी नजरों के सामने जेड ने समझाया, जैसा कि तुमने देखा, तीसरी आवाज धमाके की है। अगर लाइटनिंग स्टोन पर वॉर की ताकत ज्यादा होगी तो वो फट जाएगा। अब ट्रेनिंग शुरू करो। ऐसा कौन सा तलवारबाजी का जीनियस था जिसने एक 8 स्टार योद्धा को छाती पीटने और ये कहने पर मजबूर कर दिया कि काश वो 10 साल पहले पैदा होता तो लैंकेट परिवार दुनिया की चोटी पर राज करता। असल में पिछली ट्रेनिंग में सिर्फ जीन ने ही खतरे को भांपा था और लाइटनिंग स्टोन के धमाके से बच गया था। और ये डेमो एक तरह की टेस्ट थी। लेकिन लूना के बाद से बिना जले बचने वाला कोई नहीं था सिवाय उसके। जीन ने उत्सुकता से पूछा कि लूना बहन कैसे बची थी। जेड ने सोचकर हिचकिचाते हुए कहा, तुम सुनोगे तो तुम्हारा दिल टूट सकता है। असल में लूना धमाके से बची नहीं थी, बल्कि उसका शरीर इतना ताकतवर था कि उसे कोई नुकसान नहीं हुआ। ये सुनकर जीन और दोनों भाई हैरान रह गए। फिर जेड ने कहा कि वो हर दोपहर बाद यहाँ आकर ट्रेनिंग करेंगे। दूसरी ओर लूना दाई के साथ पिछले जन्म में जीन की हत्या की कोशिश की जांच कर रही थी। दाई ने कहा कि हाल की घटनाओं को देखते हुए मियाओ और एनी पर सबसे ज्यादा शक है, लेकिन लूना को अभी भी उन दोनों पर शक था, क्योंकि हरिकेन सिटी से बाहर न निकले बच्चे पर हमला करना लैंकेट परिवार में मना है। अगर उनकी योजना पिता तक पहुंच गई तो उनकी मौत तय है। क्या ऐसा हो सकता है कि जीन साहब ने झूठ बोला हो या गलती की हो? आखिरकार जीन उस वक्त सिर्फ 10 साल का था और 5 साल में हमें कुछ नहीं मिला। लेकिन लूना की अंदरूनी आवाज कह रही थी कि जीन झूठ नहीं बोल रहा था, क्योंकि उस वक्त जीन उससे बहुत डरा हुआ था। वो महसूस नहीं कर रहा था कि वो अजनबी है, बल्कि उसे लग रहा था कि उसकी जान को खतरा है। लूना को एक बुरा फील आ रहा था। उसने दाई से मियाओ और एनी की जांच करने को कहा। फिर उसने जीन की हाल की ट्रेनिंग के बारे में पूछा। उसे लगा कि जीन पर माइंड्स आई की ट्रेनिंग का असर होने लगा होगा। जीन की प्रोग्रेस के बारे में सोचकर लूना के चेहरे पर प्यार भरी मुस्कान आ गई। उसे बढ़ते देखना बहुत मजेदार है। अगले दिन दोपहर की ट्रेनिंग के 2 घंटे बाद जीन इस ट्रेनिंग से बहुत परेशान था, क्योंकि अगर लाइटनिंग स्टोन पर वार की ताकत सही नहीं रहती थी तो एक अजीब सी आवाज निकलती थी जिससे उसके बाल खड़े हो जाते थे। टोना भाई तो बहुत पीछे थे। पहले उसे लगता था कि ये ताकत और विल पावर को कंट्रोल करने की ट्रेनिंग है, लेकिन पहले तो पवित्र ताकत की डैमेज बढ़ानी पड़ती थी, नहीं तो वॉर करने की शर्त भी पूरी नहीं हो पाती थी। पास खड़े जेड ने तीनों को देखा। हालांकि तीनों का परफॉर्मेंस अच्छा था, लेकिन सबसे बेहतरीन वो छोटा लड़का था। शायद वो लूना का रिकॉर्ड तोड़ दे। जल्दी ही ट्रेनिंग शाम तक चलती रही। टोना भाई इस वक्त थककर पूरी तरह चूर हो चुके थे। हालांकि जेड ने मुंह से टोना भाइयों की बहुत बुराई की, लेकिन उन दोनों ने भी उसकी उम्मीद से बेहतर किया। आखिरकार वो लैंकेट परिवार के बच्चे थे और सबसे ज्यादा हैरानी जीन की टैलेंट से हुई। लेकिन अफसोस, वो सबसे छोटा बच्चा क्यों था? अगर वो 10 साल पहले पैदा होता तो जरूर लैंकेट परिवार को कंट्रोल करने वाला बड़ा आदमी बनता। ये सोचकर जेड उदास होकर जमीन पर बैठ गया। और इसी सीन के साथ ये एपिसोड खत्म होता है। दोस्तों, नेक्स्ट पार्ट बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। अगर इस वीडियो में 2000 कमेंट आते हैं और 1000 लोग हाइप करते हैं तो इसका अगला पार्ट 1 घंटे का आएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। 2.5 महीने बाद अल्टीमेट क्लास के इस साल के पहले मिशन जारी कर दिए गए, लेकिन जब तीसरा मिशन राक्षस ऑग के खात्मे वाली लिस्ट पढ़ी गई तो उस आदमी को यकीन नहीं हुआ और उसने दोबारा पुष्टि करने के बाद ही नाम पढ़े, और वो लिस्ट जीन को छोड़कर बाकी 10 नए स्टूडेंट्स की थी। टोना बंधुओं को भी यकीन नहीं हुआ। इस मुश्किल वाले काम को नए बच्चों को देना, लगता है उनमें से आधे भी अगर जिंदा लौट आए तो बड़ी बात होगी। जीन का हाथ काटने वाले उस हट्टे कट्टे ने उन्हें वसीयत लिखने की सलाह दी, और पीले बालों वाला तो मजाक उड़ाते हुए बोला कि जाकर जीन से मदद मांग ले। टिमोंट उनकी जीन के बारे में बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर पाया और आगे बढ़ा ही था कि मिशा ने उसे खींच लिया। मिशा ने गुस्से में उसे चुप कराते हुए कहा कि पंगा मत लो, वरना मिशन से पहले ही चोट लग गई तो मुश्किल होगी। लेकिन उसने तो चुप, भूल गई ये कहाँ है? ये लुनकेट फैमिली है, हमें अपना मिशन पूरा करना है और वो भी सबके सलामत लौटकर। अपनी ताकत से उनकी बोलती बंद करनी है। जब इटोना ट्रेनिंग के दौरान हल्के वजन वाली चीज पर वार कर रहा था तो उसने गलती से जोर लगा दिया और उसे फोड़ दिया। उसके टुकड़े चारों तरफ बिखरे और सीधे जीन की तरफ आए। बिजली की रफ्तार से जीन ने खुद को संभाला और मुश्किल से बचाव किया। उस पल को याद करते हुए उसकी आंखों में अचानक एक अजीब सा एहसास जागा, जिससे उसने लोहे के उस टुकड़े की रफ्तार साफ देख ली, बिल्कुल वैसे जैसे तीर
उड़ता हुआ नजर आता है। उसे लगा ये लूना के स्पेशल ट्रेनिंग की वजह से हुआ है, अगर फिर से ऐसा कुछ उड़कर आएगा तो वो बिल्कुल सटीक बच सकता है। तभी जेड ने जीन को रोकते हुए बताया कि उन तीनों के लिए नए मिशन आए हैं। टोना बंधुओं का मिशन था पिमांटे साम्राज्य की दावत में शामिल होना। ये सुनते ही दोनों भाइयों का मुंह ऐसे बना जैसे कड़वी दवा खाली हो। जीन ने अंदाजा लगाया कि ये उसकी बहनों की शरारत है, पिछली बार नाकामयाबी की सजा। उन दोनों को, जिन्हें बोलने की कला बिल्कुल नहीं आती, पिमांटे साम्राज्य की शूटिंग कंपटीशन में भेज रही हैं। अब जीन के मिशन की बारी थी। जेड ने एक बार नीटन से पुष्टि करके ही दोबारा मिशन बताया। तेरा काम है मीगोंग प्रिंसेस तारालिस के बॉयफ्रेंड अकारुन को मारना। ये सुनकर टोना बंधु भी हैरान रह गए, क्योंकि मीगोंग पश्चिमी महासागर के बीचों बीच खड़ा एक विशाल टॉवर है जो न लुनकेट फैमिली के अधीन है और न ही कीपुर फैमिली के। और तारालिस तो लगभग आधे देवता के पिता के बराबर की ताकतवर है। उपनाम है गहराइयों की मकड़ी। अगर किसी ने उसके बॉयफ्रेंड पर हाथ डाला तो वो बेरहमी से बदला लेगी। अकारुन इन दिनों लॉलेस एरिया मैमिट में है और उसके साथ मीगोंग के मेंबर पहरा दे रहे हैं। टोना बंधुओं को यकीन नहीं हो रहा था कि जीन को इतना खतरनाक काम मिला है। मैमिट वाले मिशन आमतौर पर सीधे सिक्योरिटी सोल्जर्स को दिए जाते हैं, न कि उसके जैसे 2.5 साल के ट्रेनी को। जेड को भी ये काम बहुत मुश्किल लग रहा था। उसने बोझिल होकर जीन से पूछा कि क्या वो ये कर सकता है। जीन बिना किसी हिचक के पूरे कॉन्फिडेंस से बोला हाँ। जेड हैरान रह गया। उसने सोचा था कि जीन ये मिशन पसंद न होने की शिकायत करेगा और वो उसके लिए आगे के अधिकारियों से बात कर लेगा। बहुत अच्छा, मुझे तुम्हारा ये हौसला पसंद आया। तुम लोग 2 दिन बाद निकलोगे। जब जीन जाने लगा तो टोना बंधुओं ने उसे रोका और कहा कि अगर हालात बिगड़े हैं तो लुनकेट फैमिली का नाम बता देना, फिर कोई हाथ नहीं लगाएगा। अरे वाह, तुम लोगों को मेरी चिंता होने लगी। टोना बंधु तुरंत बिगड़ गए। बोले कि उन्हें कोई चिंता नहीं है, बस डर है कि कहीं वो किसी और के हाथों मर न जाए तो फिर उसे सताने का मजा ही किरकिरा हो जाएगा। लेकिन जीन ने अचानक अपनी तलवार खींची और उस हल्के वजन वाली चीज पर वार किया। टोना बंधु डर गए कि अब धमाका होगा, लेकिन इसके बजाय एक मधुर लयबद्ध आवाज गूंजी। जीन ने मुड़कर कॉन्फिडेंस से मुस्कुराते हुए कहा, भैया मेरे लौटने से पहले तुम लोग अच्छे से सोच लेना, आखिर मेरा साथ देना अच्छा है या बहनों का। जेड जीन के जाते हुए पीठ को देखता रह गया। फिर अचानक गंभीर होकर टोना बंधुओं को समझाया, जब तक तुम में जीन को पूरी तरह से रौंदने की ताकत ना हो तब तक उससे पंगा मत लेना, क्योंकि मुझे लगता है आने वाले वक्त में जीन इस पूरी धरती के शिखर पर बैठेगा। 2 दिन बाद मिशा और उसके साथी जीन को विदा करने आए और पहचान छिपाने के लिए जीन ने बालों का रंग और पहनावा बदल लिया था। उसने उनसे उनके मिशन के बारे में पूछा, लेकिन उनके चेहरे उदास थे। जब जीन ने पूछा कि क्या बुरा हुआ है तो मिशा ने हल्का रखते हुए कहा, सब ठीक है, बस जाने से पहले आपसे मिल लेना चाहते थे। ये सुनकर जीन ने उनसे कहा कि मन छोटा मत करो, हमेशा के लिए जुदाई नहीं है। मिशन में चोट लगना मरना आम बात है, चिंता करने से कुछ नहीं होता। तो तुम लोग अपना ध्यान अपने काम पर लगाओ, क्योंकि मैं जरूर जिंदा लौटूंगा। जीन ने बेलोप का कंधा थपथपाया। शाबाश रहना, फिर मिलेंगे। सबको जाते देख जीन ने उराके को कहा कि उनकी अच्छे से हिफाजत करना। उराके ने गर्व से कहा, चिंता मत करो, मैं महान हूँ। लेकिन जीन ने बीच में रोक दिया, पकड़े मत जाना और बहुत ज्यादा मत दिखना। अपनी बात कटवाने से उराके बहुत नाराज हुआ। दांत पीसते हुए बोला कि वो खुद भी संभल के रहे, बस भेष बदल लेने से लापरवाह मत हो जाना। जिली ने भी उसे खबरदार रहने को कहा। घोड़े पर सवार होकर जीन हल्का सा मुस्कुराया, हाँ जानता हूँ, तुम्हारे लिए तोहफा लाऊंगा। जीन लॉलेस एरिया मैमिट पहुंच गया। ये सबसे बदतर क्रिमिनल्स का अड्डा था, जहां अनगिनत खूंखार बदमाश घूमते थे। जीन ने एक चांदी का सिक्का फेंका और मालिक से एक गिलास पानी और खाने का सामान मांगा। पास ही बैठा एक डाकू, जीन को कम उम्र का लेकिन रौबीला देखकर उसे यहाँ के रूल्स का सबक सिखाने की सोची। उसने गुस्से से कहा कि उसके पैर चाटे, लेकिन उसका बोलना खत्म होते ही एक तेज चाकू उसके गले को पार कर गया और खून की धार 2 मीटर दूर तक फैल गई। ये सब करने के बाद जीन बिल्कुल भावहीन होकर खंजर मेज पर पटकते हुए बेजार होकर मालिक से पूछा, उसे और कब तक इंतजार करवाएगा। आसपास के लोग ये अचानक हुआ वाकया देखकर सन्न रह गए। अगले ही पल सब जोर से हंस पड़े, उस डाकू की मौत का मजाक उड़ाते हुए जैसे कोई चींटी मर गई हो। इससे जीन को एहसास हुआ कि यहाँ के लोग कितने बेरहम हैं। उसे अपने पिछले जन्म के गुरु की बात याद आई। अगर यहाँ के लॉलेस एरिया के इन गुंडों से पहचान चाहिए तो अपनी दबंगई और ताकत दिखानी होगी। उस गुरु ने जीन की पिछले और इस जन्म दोनों में मदद की थी। जीन चाहता था कि इस जन्म में वो उस गुरु का कर्ज चुका सके। थोड़ी देर में मालिक ने जीन के लिए खाना पानी रखा और कहा कि उसमें जहर नहीं है, क्योंकि यहाँ जहर देना वर्जित है। जीन को नया चेहरा देखकर मालिक ने पूछा कि क्या यहाँ कोई उसका है, लेकिन जीन ने टाल दिया। फिर उसने एक सोने का सिक्का निकालकर मालिक से पूछा, यहाँ हिस्ट्रा नाम की कोई औरत है। मालिक ने सोचकर पक्के तौर पर कहा कि ऐसा कोई नाम उसने नहीं सुना। जीन को कोई उम्मीद भी नहीं थी। उसने बस मालिक से कहा कि उसे कोई ऐसी जगह बताए जहाँ चूहे बिच्छू ना हो। मालिक ने बताया कि यहाँ ऐसी एक ही जगह है, शहर के पश्चिम में चांदनी कुआं सराय। मैमिट के बड़े लोग वहीं ठहरते हैं, इसलिए वहाँ कोई हंगामा करने की हिम्मत नहीं करता। इसके बाद जीन चांदनी कुआं सराय की ओर चल दिया। अकारुण एक ऐसा हरकी था जिसने जिंदगी में कभी कोई तकलीफ नहीं देखी थी। उसके मिजाज से ऐसी जगह ठहरना मुमकिन नहीं जो गंदी या बेकार हो। इसलिए जीन ने अंदाजा लगाया
कि वो यहीं होगा। बिल्कुल वैसा ही हुआ जैसा जीन ने सोचा था। मूनलाइट वेल होटल में घुसते ही उसकी मुलाकात अकरम से हो गई। वो उस वक्त अपने बॉडीगार्ड्स पर चिल्ला रहा था और उन्हें तुरंत दवा लाने का हुक्म दे रहा था, नहीं तो वो एक पल भी नहीं रुक सकता। लेकिन अकरम कितना भी गुस्सा हो जाए, बॉडीगार्ड टस से मस नहीं हुए और साफ कह दिया कि उनका फर्ज उसकी हिफाजत करना है, उसकी हर बेवजह की डिमांड पूरी करना नहीं। अकरम को कुछ सुनाई नहीं दे रहा था और वो जिद पकड़े बैठा था और बॉडीगार्ड्स को धमकी भी दे रहा था कि वो उन्हें बख्शेगा नहीं। तगड़े बॉडीगार्ड ने एक लंबी सांस ली और अपने साथियों से आंख मिलाकर एक पंच मारकर उसे बेहोश कर दिया। साथ ही बड़बड़ाया कि काश ये दवा खाकर ही मर जाता, समझ नहीं आता मालिक इसे क्यों पाले हुए हैं। ऐसा कहते हुए वो अकरम को कंधे पर डालकर रूम में ले गया। जीन ने अंदाजा लगाया कि वो दोनों बॉडीगार्ड कम से कम 6 स्टार वॉरियर थे। अकेले अकरम को मारना आसान था, लेकिन उसके बाद वहां से सही सलामत निकलना मुश्किल था और मैमिड में जहर देना अनऑफिशियल लॉ था। अगर वो जानबूझकर ये लॉ तोड़ता तो बवाल मच जाता। जीन सोच रहा था कि मूनलाइट में ही चुपचाप अकरम को खत्म करने का कोई तरीका हो सकता है। अचानक उसने मेज पर जोर से हाथ पटका और उसके दिमाग में एक ऐसा प्लान आया जिससे सबको धोखा दिया जा सकता था। उसी वक्त चांदी जैसे बालों वाली एक लड़की कुछ बॉडीगार्ड्स के साथ मूनलाइट की तरफ आ रही थी और हैरानी की बात यह थी कि उनका मकसद भी जीन के जैसा ही था। लेकिन जैसे ही वो तेजी से मूनलाइट पहुंची, आसमान में अचानक एक भयंकर तूफान उमड़ने लगा और ड्रैगन के समान मोटी बिजली की एक लकीर सीधे मूनलाइट पर गिरी। ये अचानक हुआ नजारा देखकर जीन वहीं जड़ हो गया। चांदी बालों वाली लड़की हैरान सी होकर बुदबुदाई, लगता है आज मेरा दिन ही खराब है। अकरम को मारने के बाद वहां से सेफ निकलने के लिए जीन ने एक ऐसा तरीका सोचा था जिससे सब धोखा खा जाएं। उसने प्लान बनाया कि वो मूनलाइट होटल पर बिना किसी को टारगेट किए हमला करेगा। उसका 4 स्टार मैजिक और उसकी छिपने की शक्ति मिलकर 6 स्टार मैजिशियन के बराबर असर दिखा सकते थे और जीन का छोटा चेहरा ही उसकी सबसे बड़ी पहचान छुपाने वाला था, क्योंकि कोई नहीं सोचेगा कि 15 साल का लड़का 6 स्टार मैजिशियन हो सकता है और छिपने की शक्ति का इस्तेमाल करने के बाद कोई सबूत भी नहीं बचेगा। इसलिए सीन को आतंकी हमले जैसा दिखाने के लिए जीन ने बिजली बुलाने वाले जादू का इस्तेमाल करने का फैसला किया। उसने पहले अपनी छिपने की शक्ति फैलाई और पूरा कमरा एकदम खाली सा हो गया। फिर हाथ उठाकर बिजली इकट्ठा करने लगा। अगले ही पल उसका पूरा बॉडी बिजली से जगमगा उठा। बिजली बुलाओ, ये कहते ही आसमान से ड्रैगन जितनी मोटी बिजली की एक लकीर जमीन पर गिरी। उसकी जबरदस्त ताकत ने होटल को हिला दिया। होटल के बाहर ये देखकर सिलिस हैरान रह गई और उसने सोचा कि हो ना हो मूनलाइट वाले किसी बड़े मैजिशियन से दुश्मनी मोल ले बैठे हैं। लेकिन ये मीगोंग पर भी हमला हो सकता है, क्योंकि वहाँ उसके 6 मेंबर और राजकुमारी के रिलेटिव भी थे। सिलिस तुरंत अपने लोगों के साथ मलबे की तरफ भागी। उन्हें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था कि अकरम जिंदा है या मर गया, लेकिन उन्हें मीगोंग के मेंबर्स की सिक्योरिटी पक्की करनी थी। उसी वक्त आसमान में फिर बादल घिर आए और बिजली की एक और मोटी लकीर गिरी, जिससे होटल के अंदर के लोग इधर उधर बिखर गए। बॉडीगार्ड बेताबी से अंदर जाने लगा तो सिलिस ने उसे तुरंत रोका। अगले ही पल 7 स्टार मैजिशियन के बराबर एक विशाल बिजली आसमान से टकराई और पूरा होटल बर्बाद हो गया। सिलिस वहीं खड़ी रह गई और उसने अंदाजा लगाया कि शायद ये आखिरी हमला था। धूल से भरे होटल के मलबे को देखकर वो बस यही दुआ कर सकती थी कि उसके साथी सेफ हो। इस हमले का असली कर्ता भी मलबे के बीच से बुरी हालत में निकल रहा था। जीन अपने ही किए हमले की चपेट में आ गया था, लेकिन लूना की ट्रेनिंग की बदौलत वो बच गया था। वो अकरम को ढूंढ रहा था। अगर वो अभी तक जिंदा है तो उसे खत्म करने का ये सही मौका था। लेकिन अचानक एक लड़की उसके पास आ गई। सिलिस ने हैरानी से जीन को करीब से देखा और कहा, मैमिट में मेरी उम्र का कोई और भी है, तुम ठीक हो ना? तुम्हारे लिए बेहतर होगा कि तुम यहाँ से जल्दी चले जाओ। तभी मीगोंग का एक बॉडीगार्ड आकर बोला, मैडम हमारे लोग बस जरा से घायल हुए हैं, बाकी सब ठीक है। ये सुनकर सिलिस ने मुड़कर उसे हुक्म दिया, बहुत अच्छा, अगर वो अभी भी अकरम की हिफाजत कर रहे हैं तो उसे मार दो, मैजिशियन मिल जाए तो उसे पकड़ लो। जीन उस लड़की को गौर से देख रहा था। असल में वो मीगोंग की राजकुमारी की बेटी थी। उसकी बात से लग रहा था कि वो भी अकरम को खत्म करने आई है, इसलिए अगर अकरम बच भी गया तो उसके हाथों मरेगा। अब जीन को सोचना था कि कैसे यहाँ से निकला जाए। सिलिस को अपना चेहरा याद न हो जाए, इसके लिए उसने अपने बाल बिखेर लिए और चेहरा ढक लिया। भीड़ के साथ बाहर निकलने की कोशिश करने लगा, लेकिन तभी सिलिस ने तलवार उठाकर नीचे भीड़ पर जोर से आवाज लगाई, मैं मीगोंग की राजकुमारी की बेटी सिलिस हूँ। अब से मूनलाइट पर मीगोंग का राज होगा। जो भी इसका विरोध करेगा वो हमारा दुश्मन समझा जाएगा। ये सुनकर भीड़ में हलचल मच गई और कुछ लोग चिल्लाने लगे कि मीगोंग को यहाँ राज करने का कोई हक नहीं है, उनका अधिकार खत्म हो गया है। ये सुनते ही सिलिस का चेहरा काला पड़ गया और वो एक झटके से रोशनी की तरह आगे बढ़ी। उसकी तलवार ने जहां भी वार किया वहां बर्फ जम गई। सिलिस की आंखों में गुस्सा था और वो जान से मारने पर उतारू थी। वो बोली, मीगोंग के काम पर तुम लोगों को क्या एतराज? उस मैजिशियन को ढूंढे बिना यहाँ से कोई नहीं जा सकता। लेकिन फिर सिलिस की नजर जीन पर पड़ी और उसने झुंझलाकर पूछा कि वो अभी तक क्यों नहीं गया। जीन ने डरा हुआ बनते हुए कहा कि उसकी टांग में चोट लग गई है। ये सुनकर सिलिस ने एक डिब्बा दवा का निकाला और कहा, आतंकी
हमले में बच जाना तुम्हारी किस्मत अच्छी है, खुद मैडम तुम्हें दवा लगा रही हैं, ये तुम्हारी किस्मत है, याद रखना, मौका मिले तो एहसान चुकाना। उसके बाद जीन मुस्कुराकर हाथ हिलाते हुए उससे अलग हो गया, लेकिन अगले ही पल उसका भाव बदल गया, क्योंकि उसका काम पूरा हो गया था। अकरम मर चुका था। बेलोप और उसके साथियों को ऑग का सफाया करने का मिशन मिलने के बाद जीन ने उराके से कहा था कि वो उनकी छुपकर हिफाजत करे। ओएंक बड़े ग्रुप्स में रहने वाले खूंखार राक्षस थे और उनके बस की बात नहीं थी कि वो उनका सामना कर पाते, लेकिन उन्होंने अब तक 18 ऑग मार डाले थे, क्योंकि वो अकेले घूम रहे ऑग पर हमला कर रहे थे। इससे सबका हौसला बढ़ गया था। अगर 7 और मार लिए तो वो सही सलामत वापस जाकर उनके मजाक उड़ाने वालों का मुंह बंद कर सकते थे। मिशा को लगा कि ये सब जीन की बदौलत है, शायद उस पर गॉड की कृपा है, इसलिए उनकी भी किस्मत अच्छी हो रही है। लेकिन असल में ये सब उराके की करतूत थी, जो छुपकर सब देख रहा था। 2-2.5 दिन पहले उसने उस इलाके के सभी ऑग को इकट्ठा किया और हुक्म दिया कि आज से उन्हें अकेले घूमना होगा। अगर किसी ने साथ चलने की कोशिश की तो उसे मार दिया जाएगा। हुक्म सुनकर सब ऑग दहाड़ते हुए चारों तरफ बिखर गए। फिर छोटी काली बिल्ली बने उराके बड़बड़ाने लगा, लगता है ये बच्चा मुझसे आगे चलकर ऐसे ही मुश्किल काम करवाता रहेगा। 1000 साल का ठेका होने से क्या होता है, बस मुझे इधर उधर भगाता रहता है। वापस जाकर इससे नई कॉमिक बुक दिलवाऊंगा। लेकिन तभी दूर से एक भारी धमाके की आवाज आई। उराके तुरंत अलर्ट हो गया। उसे लगा कि कोई बहुत ताकतवर चीज उस तरफ आ रही है। वो सोच में पड़ गया कि ये कहां से आ गई, लेकिन लगता है ये वापस जाने वाली नहीं है। उराके ने हाथ फैलाकर अपनी छिपने की शक्ति बुलाई और नीचे की तरफ फेंक दिया। उस शक्ति ने पूरे इलाके को ढक लिया। बेलोप को तो बस ये लगा कि आसमान थोड़ा और काला हो गया है। फिर उराके ने अपना असली रूप दिखाया और उस विशाल आकृति की तरफ उड़ गया। किसकी हिम्मत है जो मेरी इजाजत के बिना अपनी ताकत दिखा रहा है? पास जाकर देखा तो पता चला कि वो कोई जिंदा चीज नहीं थी, बल्कि पुराने जमाने का एक अवशेष था, कब्रिस्तान का एक बहुत बड़ा राक्षस। लेकिन 2000 साल पहले ड्रैगन कम्युनिटी ने इन सब का सफाया कर दिया था, और ये राक्षस तो केवल मरे हुए देवताओं की कब्रों की रखवाली करते हैं। यहाँ ये कैसे आ गया? वजह जो भी हो, उराके को ये बिल्कुल पसंद नहीं आया। उसने अपना मुंह पूरा खोला और अंधेरे की एनर्जी इकट्ठा करने लगी। एनर्जी तूफान की तरह उसके मुंह में जमा होने लगी। उधर राक्षस ने भी खतरा भांप लिया और डिफेंसिव पोजीशन में आ गया। अगले ही पल एक भयंकर और ताकतवर एनर्जी बाहर निकली और उस राक्षस को निगल गई। उस विशाल बॉडी के एक टुकड़े भर में उराके की आग फट गई। उराके पंख फड़फड़ाते हुए वापस जमीन पर आया और फिर से इंसानी शेप में बदल गया। वो उस राक्षस के पास गया और सोचने लगा कि आखिर ये कहां से आ गया। उसे शक था कि इसमें जिपुर फैमिली का हाथ हो सकता है। उनका क्या मतलब है? प्रो कॉन सोचने के बाद उराके ने फैसला किया कि अभी जीन को इस बारे में नहीं बताएगा। आगे कोई खतरा होगा तो वो खुद जीन की रक्षा करेगा। बस जीन को 10 साल और बढ़ने दो, फिर वो जिपुर फैमिली से लोहा लेने लायक हो जाएगा। उधर दूसरी जगह एक कमरे में एक आदमी बेचैनी से इधर उधर टहल रहा था। एक दूसरा शख्स अंदर आया तो वो मोटा आदमी घबरा कर बोला, बिशु के सर, बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई। मेरा बनाया हुआ कब्रिस्तान का राक्षस मारा गया। ये था फेमस शेप शिफ्ट करने वाला मैजिशियन बुबार। उसके सामने वाला आदमी था जिंजेलो का वाइस कमांडर बिशु के। मैंने ये सुना है और खुद जाकर देख भी आया हूँ। उस राक्षस को ड्रैगन ने मारा है, और वो भी अंधेरे का ड्रैगन। ये सुनकर बुबार घबरा गया। क्या इतनी जल्दी ड्रैगन कम्युनिटी को हमारे प्लान का पता चल गया? अभी कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन ये एक वार्निंग जरूर है। मुझे जिपुर फैमिली से मिलकर बात करनी होगी। बिना किसी नुकसान के मिमिट से वापस आ गया, लेकिन दूसरे मेंबर्स को उसकी काबिलियत पर शक था। उन्होंने सुना था कि जिस दिन जीन अपना मिशन कर रहा था, उसी दिन एक मैजिशियन ने उस होटल पर हमला कर दिया था जहां उसका टारगेट था। इसलिए उनका मानना था कि जीन का यह मिशन सिर्फ किस्मत से पूरा हुआ, वरना 4 स्टार तलवारबाजी के दम पर वो जिंदा वापस नहीं आ सकता था। तो क्या हुआ? वो तो रेनकेल्ड फैमिली के छोटे साहब हैं। हम जैसे ट्रेनी उनके आगे क्या बात कर सकते हैं? तभी जीन अचानक उनके सामने आ गया। ट्रेनी घबरा गई कि कहीं जीन ने उनकी बात सुन तो नहीं ली। जीन ने सादे शब्दों में कहा, बुरा लगा लेकिन मैंने सुन लिया। काजिन, तुम्हारा हाथ कैसा है? ये सुनकर काजिन का चेहरा काला पड़ गया और उसने बनावटी अंदाज में कहा, आपके करिश्माई हाथ की बदौलत। डॉक्टरों ने कहा कि जोड़ना आसान रहेगा। अच्छा है, तुम लोग लगता है कोई इंटरेस्टिंग बात कर रहे थे। जी हाँ, हम जैसे नीच लोग सिर्फ पीठ पीछे ही रेनकेल्ड फैमिली के छोटे साहब के बारे में बात कर सकते हैं। आप माफ कर दीजिए। लेकिन जीन ने कहा कि उससे माफी मांगने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो अभी सीनियर नहीं है और सख्ती से उनका बॉस भी नहीं है। लेकिन काजिन ने मजाकिया लहजे में कहा, आपके जैसे रुतबे वाले के लिए मुझे सजा देना बस एक बात है। जीन ने कहा कि तुम सच में मुझे नापसंद हो। काजिन सीधा खड़ा हो गया और बोला, मेरी नजर में तुमने अपना काम सिर्फ किस्मत से किया है, इसलिए मुझे तुम्हारी कोई इज्जत नहीं। जीन का चेहरा ठंडा पड़ गया और वो बोला, लगता है तुमने मुझे गलत समझ लिया। मैं तुमसे नफरत नहीं करता कि तुमने मेरा मजाक उड़ाया, बल्कि इसलिए कि तुम मिडिल क्लास के सबसे ताकतवर 5 स्टार नाइट होकर सिर्फ मेरी पीठ पीछे बातें करते हो। जीन ने तलवार काजिन की तरफ कर दी और कहा, मैंने कहा था तुम लोग कभी भी मुझे चैलेंज कर सकते हो। ये सुनकर काजिन ने पक्का किया कि क्या वो सच कह रहा है, और जब जीन ने हामी भर दी तो उसने तुरंत तलवार निकाली और जोर से जीन पर अटैक कर दिया। उसके मन का गुस्सा बाहर निकलने लगा। जीन तलवार के जोर को फील कर रहा था और मन ही मन सोच रहा था कि काजिन की ताकत सच में बहुत ज्यादा है, लेकिन आगे उसे और भी बड़े दुश्मनों से लड़ना है। ये कुछ भी नहीं। लेकिन अगले ही पल काजिन उसके बिल्कुल सामने आ गया और जोरदार वार किया। जीन ने तलवार उठाकर बचाव किया। काजिन ने तुरंत इस मौके का फायदा उठाया और जीन को जोर की लात मारी और फिर तलवार से वार किया। उसी वक्त
जीन के मन में फिर वो अजीब सी फीलिंग हुई और वो हैरान कर देने वाली स्पीड से काजिन के वार से बच गया, बिल्कुल उस दिन की तरह जब लोहे के टुकड़े उस पर आए थे। उसे काजिन के अटैक की दिशा साफ दिख रही थी। अब काजिन के तूफानी अटैक का सामना वो आसानी से कर रहा था। ये देख काजिन और भी ज्यादा गुस्सा हो गया और जीन को पूरा यकीन था कि अगले 3 दांव में वो उसे हरा देगा, क्योंकि उसे काजिन की सारी चालें समझ आ गई थीं। जीन की ये बात सुनकर काजिन गुस्से से चिल्लाया, साहब तुम्हें अपनी औकात नहीं पता है। फिर उसके अटैक और भी भयंकर हो गए, जैसे तूफानी समंदर की लहरें। लेकिन 3 दावों के बाद जीन एक पल में काजिन के पास आ गया और अपनी पूरी ताकत से तलवार घुमाई और उसकी तलवार आधी काट दी। काजिन हैरान सा वहीं रह गया। मुझे धोखा हुआ है, आपकी तलवारबाजी 5 स्टार तक पहुंच गई है। फिर एक तलवार उसके सामने आ गई। जीन ने ठंडी निगाहों से देखते हुए कहा, मैंने कभी नहीं कहा कि मैं 4 स्टार पर ही अटका हूं। बस तुम मुझे जानते नहीं हो, मैं कोई भी काम बिना सोचे समझे नहीं करता। उसी वक्त टोना बंधु लड़ाई की आवाज सुनकर भागे हुए आए। टोना ने ये देखा तो उसके दिमाग में तूफान आ गया। क्या हो रहा है? दोनों भाई देखते ही रह गए। बहुत जल्दी काजिन ने ये सब जीन की दोनों बहनों को बता दिया। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था और उन्होंने काजिन से दोबारा पूछा। जीन की उम्र 15 साल है और उसकी तलवारबाजी 5 स्टार तक पहुंच गई है। ये सुनकर काजिन ने सिर झुकाते हुए कहा, वहां मौजूद सभी लोगों ने देखा कि जीन का बल 5 स्टार से भी ज्यादा था। इसकी पुष्टि होने पर एनी बोली, क्या ये हमें चैलेंज कर रहा है? मियाओं की आंखों में गुस्सा था और वो खून से लाल हो रही थी। उसने कहा, सिर्फ हमें नहीं बल्कि पूरी फैमिली को। जीन के अगले मिशन में हम अपने आदमियों को भी शामिल करेंगे ताकि वो वापस न लौट सके। इसलिए आगे चलकर पिताजी जरूर जीन को कुछ न कुछ डायरेक्शन देंगे। हालांकि अभी पता नहीं कि पिताजी क्या कहेंगे, लेकिन जीन 2 बातें पक्के तौर पर जानता है। पहली ये कि वो जीन की टेस्ट लेंगे कि क्या वो उम्र के इस फर्क को पार कर सकता है, क्योंकि जीन दूसरे वारिसों से बहुत छोटा है। दूसरी बात ये कि पिताजी उसकी रक्षा करेंगे और टेस्ट से पहले उसे दूसरे भाई बहनों के हाथों मरने नहीं देंगे, क्योंकि शुरू के मुखिया के बाद अकेला जीन ही ऐसा है जिसके पास छिपने की शक्ति है। और जैसे ही ये खबर फैलेगी, दुनिया भर की फैमिली और ग्रुप उसके पास आएंगे। इसलिए पिताजी जरूर एक दावत का ऑर्गेनाइज करेंगे। जीन ने जिल्ली से कहा कि वो इसके लिए तैयार रहे, खासकर उराके पर नजर रखे। अगर वो इंसानी शेप बनाकर दावत में घुस गया तो मुश्किल होगी। उराके गुस्से से उछल पड़ा और बोला, तुम मुझे बच्चा समझते हो? लेकिन जिल्ली ने पूरा यकीन दिलाया कि वो याद रखेगा। 3 दिन बाद जिली ने जीन को बताया कि मुखिया 1 महीने बाद मुख्य घर को साफ करेंगे और दूसरी फैमिली और ग्रुप भी उससे मिलने आएंगे। और इसी सीन के साथ ये एपिसोड खत्म होता है। दोस्तों, छोटे एपिसोड के लिए मैं माफी चाहूंगा, लेकिन 19 तारीख मतलब आज से 2 दिन बाद इसका 1 घंटे का एपिसोड आने वाला है। तो प्लीज वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और एक बड़ा अनाउंसमेंट, 22 तारीख से तीनों चैनल पर डेली 1 घंटे की वीडियो आएगी, मतलब तीनों चैनल पे 3 घंटे की वीडियो। तो अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखना भाइयों, क्योंकि तुम ही लोग तो मेरे भाई हो ना।